वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमी जो कि दृष्टि क्विक बुक से, और आज पढ़ेंगे चैप्टर 5 जो कि है एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र। यह चैप्टर और चैप्टर की तुलना में काफ़ी बड़ा है, और उतना ही बड़ा जितना कि इसके हमारे जीवन में इसकी भूमिका है। किसी एक राज्य की अर्थव्यवस्था में, किसी एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में जितनी बड़ी कृषि क्षेत्र की भूमिका है, शायद ही किसी क्षेत्र की हो। भले जीडीपी में इसका परसेंट रेशियो कुछ भी हो, लेकिन आज भी हम इस क्षेत्र को इग्नोर नहीं कर सकते। तो नाम सुनते ही हमारे पास कृषि क्षेत्र में क्या आता है? कृषि क्षेत्र की समस्याएं आती है, मृदा से रिलेटेड, उर्वरक से रिलेटेड, बीज से रिलेटेड, भंडारण से रिलेटेड, विपणन से रिलेटेड। फिर उस जो भी प्रोडक्ट हमारा बनता है तो उसको हम ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते कि मान लीजिए 100 मिलियन टन किसी चीज़ की पैदावार होती है, तो फिर उसको स्टोर कैसे करें? भंडारण मतलब कि सेफली स्टोर रहे, फिर परिवहन किया जा सके, उसका विक्रय किया जा सके। और नहीं, अगर टाइम ड्यूरेशन लग रहा है तो उसको हम फूड प्रोसेसिंग में डालें। जिस भी चीज़ को हमको संग्रहण करके रखना है उसका प्रसंस्करण किया जाना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, ताकि उसको लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सके। तो शुरू करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, और परिचय से स्टार्ट करेंगे कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब स्वतंत्रता हमको मिली थी तो उस समय भारतीय कृषि अत्यंत पिछड़ी अवस्था में थी। उस समय कृषि में श्रम और पूंजी की उत्पादकता भी कम थी। किसान परंपरागत कृषि पद्धतियों से कृषि करते थे और कृषि कार्य केवल जीवन निर्वाह हेतु ही किए जाते थे। उन दिनों बड़े पैमाने पर कृषि का वाणिज्यीकरण भी नहीं हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान लगभग कितना था? 50% था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि लगातार भागीदारी कम होते होते मात्र 17.5-16% ऐसी रह गई है। तो भारत में क्या हो रहा है? कृषि उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। आज भारतीय कृषि में भारत की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने में पूरा सामर्थ्य है। पहले हम अन्य जो हमारे पड़ोसी देश हैं उस पर निर्भर भी रहते थे कुछ चीज़ों के लिए, लेकिन आज हम पूरे तरीके से आत्मनिर्भर हो चुके हैं। यहाँ तक कि हम एक्स्ट्रा उत्पादन करते हैं ताकि हम निर्यात भी कर सकें। तो हम देखते हैं कि दुनिया का सिर्फ क्षेत्रफल हमारा कितना है? 2.5%, जबकि जनसंख्या अगर हम देखेंगे तो 17.5% की आबादी का हम क्या कर रहे हैं? भरण पोषण कर रहे हैं। तो जिस अनुपात में हमारा क्षेत्रफल, उस अनुपात से कितना ज़्यादा गुना, लगभग 8 गुना ज़्यादा हम लोगों को भरण पोषण कर रहे हैं। तो खाद्यान्न में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति एवं विशेषकर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कृषि क्षेत्र का अत्यंत सुदृढ़ होना आवश्यक है। और यह क्या है? निजी क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने वाला अकेला व्यवसाय है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखते हैं कि 54.6% कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में लगा हुआ है। कृषि क्षेत्र में हुए नवीनतम विकास की वजह से एग्री वेयर हाउसिंग, कोल्ड चेन, सप्लाई चेन, डेयरी, पोल्ट्री, मांस मछली, बागवानी इत्यादि गतिविधियों में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का क्या महत्व है? तो अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि भारत की आजादी के बाद 1950 से 51 में यह लगभग कितना था? 50% था। राष्ट्रीय आय में इसका योगदान होता है 2014 से 15 कि 18.2% से बढ़कर वर्ष 2021 से 20.2 हो गया है। अभी देखेंगे 25-26 में तो लगभग 17.5% इसकी कंट्रीब्यूशन है। कोविड-19 के दौरान देखते हैं कि सुस्ती आ गई थी, क्योंकि उस समय तो हर क्षेत्र ही डाउनफॉल में चल रहा था। यहाँ पे देखिए मैप के माध्यम से भी यहाँ पे बताया गया है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति 2014-15 में जहां हम 252 मिलियन टन का हमारा खाद्यान्न उत्पादन रहा था, वहीं देखते हैं कि 2021-22 में यह बढ़कर 315.7 हो गया था। अभी वर्तमान में आप कहेंगे कि 25 में क्या स्थिति है? तो यहाँ पे मैंने बगल में लिखा हुआ है 376.56 मिलियन टन। 2025 में 376 हमको याद रखना है, लगभग 375, मतलब कि पौने 400 मिलियन टन का उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन हमारा रहा है। तो हम आयात के लिए निर्भर नहीं है, बल्कि रिकॉर्ड स्तर पर हम खाद्यान्नों का क्या कर रहे हैं? निर्यात कर रहे हैं। बहुत ही बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है हमारी इस क्षेत्र में। तो खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि जो मिलियन टन में हुई है, उसका यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ के माध्यम से बताया हुआ है। कुल मिलाकर हमको याद रखना है कि बढ़ा है। तो औद्योगिक विकास के लिए कृषि का क्या महत्व है? केवल कृषि केवल खाद्यान्न तो नहीं है, औद्योगिक विकास के लिए भी है। कई चीज़ों का ये कच्चा माल प्रोवाइड करता है। कपड़ा है तो उसके लिए कपास चाहिए, तेल है तो उसके लिए तेल बीज चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में भी हमको कच्चा माल कौन देता है? कृषि ही देता है। तो बट ऑब्वियसली किसका ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम देखेंगे तो चाय, जूट, काजू, तंबाकू, कॉफ़ी, मसाला, ये सब का निर्यात हम करते हैं, और जो कृषि वस्तुएं हैं भारत की कुल निर्यातों का एक बड़ा प्रतिशत हिस्सा साझा करती है। तो गरीबी उन्मूलन में और आजीविका सृजन में कृषि की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है? मतलब कृषि सिर्फ कृषि ना होकर के देखिए इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है। ये हमारे सोच को विस्तृत कर रहा है कि हम कृषि को सिर्फ कृषि के रूप में ना देखें, खाद्यान्न के रूप में ना देखें, बल्कि कृषि उद्योग से भी रिलेटेड है। कच्चा माल दे रही है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान कर रही है, रोजगार के लिए हम देखें
तो गरीबी उन्मूलन और आजीविका सृजन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पूंजी निर्माण में सहयोग, क्योंकि कृषि क्षेत्र का सहयोग क्या होता है, हमारे पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। जब भी मंदी की स्थिति आती है, औद्योगिक क्षेत्र में अगर डाउनफॉल होता है, तो वो पूरी पॉपुलेशन किस ओर शिफ्ट हो जाती है, कृषि की ओर शिफ्ट हो जाती है। तो हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद की दर है, उसकी समृद्धि है, उसको ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करती है। तो रोजगार हम देख रहे हैं, देखिए कि लगभग 82% जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन है, 82% वो लघु एवं सीमांत कृषक हैं। लघु एवं सीमांत कृषक मतलब बहुत ही कम 1 से 2 हेक्टेयर भूमि ही इनके पास रहती है, ज़्यादा नहीं रहती है। तो रोजगार का अवसर है, छोटी भूमि हो चाहे जैसा भी हो, वहाँ पे वो लोग रोजगार करते हैं और अपने आजीविका के लिए फसल का उत्पादन करते हैं। तो पूंजी निर्माण में सहयोग, भारत में पूंजी निर्माण प्रक्रिया में कृषि क्षेत्र का सहयोग आवश्यक है और कृषि उत्पादों के उत्पादन के रूप में तथा गैर कृषि उत्पादों की मांग के रूप में भारत में कृषि का केंद्रीय स्थान रहा है। गैर कृषि उत्पादों की मांग के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कृषि अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में निवेश को प्रेरित करती है। कृषि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मंदी से औद्योगिक क्षेत्र में भी मंदी शुरू हो जाती है। तो भारतीय कृषि का स्वरूप क्या है? नेचर ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, द निम्न उत्पादकता। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता से अभिप्राय है प्रति हेक्टेयर भूमि में कितना उत्पादन हो रहा है। विश्व में कई विकसित देशों की तुलना में भारत की कृषि उत्पादकता बहुत ही निम्न है, यानी कि ज़्यादा क्षेत्रफल में कम उत्पादन होता है। चूँकि कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के लिए मांग का सृजन करती है, इसलिए कृषि क्षेत्र के पिछड़ेपन के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि भी धीमी हो जाती है। तो अगर कृषि का क्षेत्र पिछड़ा हुआ रहेगा, तो औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो निम्न उत्पादकता है, लघु जोतें हैं, जोतों का आकार बहुत छोटा छोटा है। इतने सारे सुधार होने के बावजूद भी, जैसे कि लास्ट चैप्टर में देखे थे कि चकबंदी है, हदबंदी है, संस्था में सुधार किया जा रहा है, तो उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि इसका आकार क्या बहुत छोटा छोटा है। ऐसे में क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो हम यूज़ करते हैं बड़े यंत्र, उसका उपयोग करना कठिन हो जाता है। तो लघु एवं सीमांत स्तर पर कृषि निरंतर ही लाभ के लिए उद्यम के स्थान पर निर्वाह का एक स्रोत बनी हुई है। तो अभी कृषि को हम देखते हैं तो ये उद्योग नहीं है यहाँ पे, बल्कि ये क्या है, निर्वहन, जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक होता है वही तक इसका योगदान बना हुआ है। तो लघु जोतों की वजह से किसान इसमें सुधार और उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए प्रयोग हेतु प्रोत्साहित नहीं होते हैं। क्या ही सुधार करेंगे, लघु जोत है तो उसमें सुधार और उन्नत प्रौद्योगिकी उतना एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। तो देखते हैं हम कि कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का अधिक है। कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुतायत से पाई जाती है। भूस्वामी काश्तकार संघर्ष चलता है। कृषि के एक बड़े भाग पर काश्तकारों के द्वारा कृषि की जाती है और भूस्वामी से भूमि पट्टे पर कृषि कार्य हेतु लिए जाते हैं। तो पट्टा देकर के कृषि यहाँ पे कराई जाती है, काश्तकारी कृषि। निर्वाह कृषि क्या है? लघु एवं सीमांत किसान है, मैक्सिमम 1 से 2 हेक्टेयर ही उनके पास जमीन है, तो अपने जीवन निर्वाह के लिए उत्पादन लेते हैं, न कि लाभ कमाने के लिए। अगर थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा उत्पादन हो गया तो वो भले ही उसका विक्रय कर देते हैं, लेकिन निर्वाहन कृषि ही है हमारे यहाँ। वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता है। देखिए, भारतीय कृषि वर्षा पर आधारित है। वर्षा की अनिश्चितता की वजह से कृषि उत्पादन में भी अनिश्चितता उत्पन्न होती है और पर्याप्त और उन्नत सिंचाई सुविधाओं का हमारे यहाँ अभाव पाया जाता है। पिछड़ी तकनीक है, टेक्नोलॉजी, छोटे आकार के खेत हैं तो अब उसमें किसान निर्धन होते हैं। ऐसे में वो कहाँ से ट्रैक्टर, थ्रेशर, बड़ी बड़ी मशीनें, यंत्र वगैरह जो है वो कम उपयोग कर पाते हैं। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी क्या है, पिछड़ी हुई है। आधुनिक कृषि आगतों का अभाव है। उन्नत बीज, उन्नत किस्म के उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, दवाइयाँ हैं, इसका उपयोग बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है, जिससे क्या होता है, उत्पादकता प्रभावित होती है। ओके, तो हम समस्याएं देख रहे थे। पहले उसका योगदान देखें कि रोजगार में भूमिका है, कृषि में, उद्योग में, पूंजी निर्माण में और अन्य देशों में निर्यात करने के लिए आवश्यक है। फिर हम देखें कि यहाँ नेचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर क्या है। तो पहले तो हमारे पास निम्न उत्पादकता है, फिर लघु जोत है, जोत का आकार छोटा है, उतना ज़्यादा हम उसमें मशीन यूज़ नहीं कर सकते। बेरोजगारी का अधिक है, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। फिर हमने देखा भूस्वामी काश्तकार संघर्ष। निर्वहन खेती है, क्योंकि लघु एवं सीमांत किसान है तो सिर्फ जीवन निर्वहन के लिए करते हैं। वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता है, मानसून पर निर्भरता, पिछड़ी तकनीक, आधुनिक कृषि आगतों का अभाव है, खेतों के अपखंडन और उपविभाजन की समस्या। हम देख रहे हैं कि कानूनी, सामाजिक, आर्थिक कारणों से छोटे छोटे मतलब विभाजन हो जाते हैं खेतों के, तो उसके कारण ये समस्या है। कृषि उत्पादन में क्षेत्रीय विषमता है, मतलब उत्पादन में हम देखते हैं कि भौगोलिक विषमता, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं ऊंचाई है तो कहीं दलदल है। तो ऐसी स्थिति में कृषि उत्पादकता में भी व्यापक हमको अंतर देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर इनपुट्स क्या है? देखिए, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि काफ़ी हद तक कृषि आदानों में उत्पादन की विधियों पर निर्भर करता है। तो इनपुट्स में कृषि आदान, कृषि इनपुट्स में देखिए सिंचाई महत्वपूर्ण है। उन्नत किस्म के बीज होने चाहिए, उर्वरक होने चाहिए, कृषि मशीन होने चाहिए, कीटनाशक दवाएं होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फंड, वित्त या साख। तो ऋण अगर हमको नहीं मिलेगा, फंड नहीं मिलेगा तो भी कृषि प्रभावित हो जाती है। तो हम देखते हैं उन्नत किस्म के बीज, जब हमने 1966 के आसपास जब वो हरित क्रांति चल रहा था तो खरीफ फसल में हमने सबसे पहले ये प्रयोग किया था और उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ावा दिया था। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे
जो विश्व स्तर पे इसको विकसित किए थे, और हमारे यहाँ MS स्वामीनाथन, जिनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ये पाया गया था कि जो नॉर्मल बीज होते हैं उसकी तुलना में ये 25 से 100% तक अधिक उत्पादन करते हैं। बहुत सारे क्या हुए शोध संस्थानों में, कृषि विश्वविद्यालयों में भारतीय जलवायु तथा परिस्थिति के अनुकूल नए किस्मों के बीज को तैयार करने एवं आयातित बीजों को भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिए वृहद स्तर पर क्या हुआ, शोध कार्य हुआ, जिसको प्रोत्साहित किया गया। तो उन्नत किस्म के बीज हो गए। फिर जल एवं सिंचाई प्रणाली देखते हैं। कृषि क्षेत्र के लिए जल महत्वपूर्ण होता है, तो हम सिर्फ मानसून पे ही भरोसा करके नहीं बैठ सकते, क्योंकि मानसून में कभी लगातार कभी कभी अनिश्चितता की स्थिति बनती है, जिससे कि कृषि प्रभावित हो जाता है। तो हम जहाँ एक वर्ष में 2 या 3 फसल ले सकते हैं, वहीं हम सिंचाई की अगर प्रणाली विकसित कर लेते हैं तो हम इसका उपयोग जो है फसल के संवर्धन में कर सकते हैं। देश में वर्तमान जल का उपयोग लगभग 80% कृषि क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। कितना? जो भी जल है उसका 80% हम कृषि क्षेत्र में उपयोग करते हैं। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का हिस्सा देश के कुल शुद्ध बुआई क्षेत्र का 49% है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र में लगभग 40% नहर प्रणाली के माध्यम से और 60% भूजल के माध्यम से सिंचित है। तो अगर हम सिंचाई में इसको वो कर लें, अलग अलग अगर इसको लिस्टेड करते हैं, तो हम 60% भूजल से कर रहे हैं और 40% नहर से कर रहे हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं सतत कृषि व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई, टपका एवं छिड़काव सिंचाई के माध्यम से कृषि जल पर जल का प्रयोग दक्षता पर बल देना अनिवार्य हो गया है। इस पर विचार करते हुए जल आपूर्ति श्रृंखला अर्थात जल स्रोत वितरण नेटवर्क कृषि स्तरीय अनुप्रयोग में अंतिम समाधान प्राप्त करने के लिए हर खेत को पानी, ये टैगलाइन है हमारी, हर खेत को पानी, हर खेत को पानी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई जिसमें कि टपका एवं छिड़काव सिंचाई, जिसमें कि ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, ये भी टैगलाइन था, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप। इसमें किसानों के बीच में अत्यधिक लोकप्रियता अर्जित की है। टपका और छिड़काव सिंचाई, जो बीच में स्प्रिंकलर मेथड कहा जाता है, उसमें पानी का भी कम यूज होता है और इसमें पानी पर्याप्त मात्रा में फसल को मिल पाता है। तो इस प्रौद्योगिकी के घटक में देखिए, जल चाहिए हमको, विद्युत चाहिए, उर्वरक चाहिए, श्रम चाहिए, फसल उत्पादकता में वृद्धि, उत्पाद की बेहतर गुणवत्ता जैसी आगतों का बेहतर नियोजन शामिल है। इसके अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा के कारण देखिए जल की कमी, कृषि योग्य अपशिष्ट भूमि के क्षेत्रों पर खेती की जा सकती है। जहाँ पे कमी है पानी की, वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। फिर जो हमारा नाबार्ड है उसके साथ 5,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ सूक्ष्म सिंचाई कोष भी गठित किया गया है। भारत में सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण हम देखते हैं कि बड़ी, मध्यम और छोटी 3 प्रकार की परियोजनाएं हैं। बड़ी में देखिए 10,000 हेक्टेयर से अधिक की भूमि रहती है, बड़ी सिंचाई परियोजना में 10,000 हेक्टेयर से अधिक की भूमि रहेगी। मध्यम में क्या रहेगा, 2 से 10, और लघु में देखेंगे तो 2 से कम रहेगा। यहाँ 10, 10 से ज़्यादा, 2 से 10 और 2 से कम सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण है। उर्वरक देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के पश्चात कृषि उत्पादन बढ़ाने में उर्वरकों के उपयोग में लगातार वृद्धि देखी जा सकती है। उर्वरकों के प्रयोग में भूमि की नष्ट होने वाली शक्ति को न केवल फिर से प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि उसे और अधिक बढ़ाया जा सकता है। तो नई यूरिया पॉलिसी आती है। 25 मई 2015 को नई यूरिया पॉलिसी 2015 अधिसूचित की गई थी, जो कि नई यूरिया नीति के बाद सबसे अधिक है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण देखिए, डीबीटी के माध्यम से ये प्रणाली प्रारंभ की गई थी। उर्वरक प्रत्यक्ष लाभ प्रणाली के अधीन विभिन्न उर्वरक श्रेणियों पर 100% सब्सिडी फुटकर व्यापारियों द्वारा लाभार्थी के लिए दी गई थी। आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, मतदान पहचान पत्र, इसके माध्यम से लाभार्थियों की पहचान की जाती है। भारत सरकार उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से किसानों की रियायती मूल्य पर यूरिया तथा 24 ग्रेड फास्फेटिक पोटासिक उर्वरक उपलब्ध करा रही है। तो उर्वरक में भी सब्सिडी मिल रही है, चाहे हम यूरिया से रिलेटेड ले, डायमोनियम फॉस्फेट हो गया, एनपीके हो गया। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की प्रणाली प्रारंभ की गई है। उर्वरकों और कीटनाशक के उपयोग में कमी भी आ रही है। देखिए अभी हम लोग जो है भारत में 2002 से 2011 तक उर्वरकों की खपत जो है लगातार बढ़ी, लेकिन उसके बाद इसकी उपयोगिता कम होती जा रही है, क्योंकि उर्वरक के कारण क्या होता है, मृदा की उर्वरता में कमी आ जाती है। तो अब हम नीम लेपित यूरिया जो है, नीम कोटेड यूरिया, थोड़ा सा हमारा बायो ऑर्गेनिक है, इसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो नीम कोटेड यूरिया को प्रोत्साहन दिए हैं। जैविक खाद है जो कि जल में घुलनशील होता है और पोषक तत्व तो प्रदान करता ही है, लेकिन जो असंतुलित उर्वरक का हम उपयोग कर रहे थे, जिसके कारण मृदा की उर्वरता कम हो रही थी, पोषाहार में कमी हो रही थी, तो इसको भी बैलेंस करने में ये हेल्पफुल है। आयात पर निर्भरता से निपटने और सब्सिडी व्यवस्था को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए भारत की सरकार ने क्या किया था, नई यूरिया नीति लाई थी 2015 में। स्वदेशी उत्पादन को अधिकतम करना है। नीम लेपित यूरिया, नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन अनिवार्य कर दिया था घरेलू उत्पादकों के लिए। तो बहुत अच्छी बातें हैं ये सारी चीज़ें। उर्वरकों का उत्पादन यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से दिया हुआ है।
कीटनाशक दवाएं देते हैं। खरपतवार और बीमारियों कीटों से भी हमको बचाना है फसल को, तो उससे बहुत सारा हमारा हिस्सा क्या है क्षतिग्रस्त हो जाता है फसल का, तो उसको बचाने के लिए हमें कीट प्रबंधन पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषि मशीनीकरण क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि कृषि भूमि पर उन कार्यों के लिए मशीनों का प्रयोग करना है जो परंपरागत खेती में मनुष्यों या पशुओं के श्रम के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो विभिन्न कृषि प्रक्रियाओं में श्रम की अधिक भागीदारी के कारण भी कई फसल में की उत्पादन लागत बहुत ही ज़्यादा होती है। तो अगर हम हल चलाएंगे तो श्रम बहुत ज़्यादा लगेगा, समय लगेगा, और मशीन के माध्यम से करते हैं तो कम समय में हम इसे कर सकते हैं, समय और श्रम दोनों बचा सकते हैं। तो जो कृषि उपकरण है हम देखते हैं कि उसको लेने के लिए भी कृषि मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं, हाईटेक हब बनाया गया, कस्टम हायरिंग सेंटर बनाया गया, मतलब सिर्फ खरीदना ही ज़रूरी नहीं है, हायर भी कर सकते हैं, उसको हम रेंट पे ले सकते हैं और उसके बाद प्रयोग करके उसको रिटर्न करना है। तो जो भी क्यारी तैयारी करनी है, रोपाई करना है, निराई करना है, पौधा संरक्षण, कटाई, ये सभी में ये सब उपकरण जो है आपके यूजफुल हो सकते हैं। कृषि वित्त और साख देखते हैं। अधिकतर भारतीय किसान जो है मध्यम और छोटी श्रेणी के होते हैं। हमने देखा कि सीमांत कृषक हैं और लघु कृषक हैं ज़्यादातर, तो उनके पास वित्त का सामान्यतः क्या होता है? अभाव होता है। कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने एवं अन्य कृषि कार्यों हेतु कृषि ऋण एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती साधन है। किसानों को कृषि कार्य हेतु खेतों में जुताई करने, अन्य किस्म के बीजों को क्रय करने, बीजों की बुआई करने, खेतों में फसल उत्पादकता बढ़ाने हेतु उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव करने, बेहतर सिंचाई के लिए हमको ऋण की आवश्यकता पड़ती है। ऋण जब तक हमारे पास उपलब्ध नहीं होगा, एक मुश्त नहीं प्राप्त होगा, तो ऐसे में देखिए केसीसी तो लागू किया गया था 1998 में, जैसे कि जो भी पात्र लाभार्थी होते हैं किसान, उनको ऋण की सुविधा होती है। पूर्वोत्तर पहाड़ी और पूर्वी राज्यों में देखेंगे तो ऋण निम्न है। कुल कृषि ऋण संवितरण में पूर्वोत्तर राज्यों का हिस्सा 1% से भी कम है। तो भारतीय कृषि क्षेत्र में समस्याएं क्या क्या है? तो पहला परंपरागत दृष्टिकोण है, केवल हम उसे जीवन निर्वाह का ही साधन मानते हैं, जबकि व्यावसायिक दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। वित्त का अभाव, हमको बीज चाहिए, उर्वरक चाहिए, कीटनाशक चाहिए, सब खरीदने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। सिंचाई सुविधा, ट्रैक्टर, थ्रेशर, ये सब करने के लिए हमको लॉन्ग टर्म वित्त की आवश्यकता होती है। तो संस्थागत वित्त की उपलब्धि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। छोटी और बिखरी जो होते हैं, देखिए अलग अलग खेत हैं, छोटे छोटे दूरी पर है, तो अगर हमको खेती करनी है तो सभी को जोड़ करके एक बड़ा चक चाहिए जहाँ पे हम यंत्र का उपयोग कर सकें और वहाँ पे कृषि कर सकें। तो छोटे छोटे खेतें हैं, बहुत ज़्यादा बिखरी हुई होते हैं, तो उसको एक करने की आवश्यकता है, लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में सिंचाई के स्थायी स्रोत का अभाव है। मौसमी हम देखेंगे मानसून के ऊपर ज़्यादातर निर्भर रहते हैं, कृषि में सिंचाई के साधन का अभाव है। निम्न कृषि यंत्रीकरण है, यंत्रीकरण का अभाव है, समय और लागत हमारा बढ़ जाता है। अच्छी और व्यवस्थित विपणन प्रणाली, अगर आप उत्पादन अच्छा कर भी लेते हैं तो विपणन प्रणाली बहुत ही अव्यवस्थित है। किसानों को अभी भी मीडिएटर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है बेचने के लिए। कृषि भूमि की शक्ति का ह्रास, बहुत समय से हम अगर उर्वरक वगैरह प्रयोग कर रहे हैं तो हमको अब कंपोस्ट खाद या फिर जो बायोलॉजिकल जैविक खाद कहा जाता है उसको दे के उर्वरक शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अपर्याप्त भंडारण एवं परिवहन, ये हम जान ही रहे हैं कि जो भारतीय किसान है, देखिए लघु और सीमांत किसान है, उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है, फंड नहीं होता है। वो अपने किसी भी अगर उनको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म राशि चाहिए तो उसके लिए साहूकार पर निर्भर होते हैं, व्यापारियों पर निर्भर होते हैं, और अपने वहाँ से इनको ऋण उपलब्ध हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे भंडारण की सुविधा नहीं है जहाँ पे अपने जो खाद्य पदार्थ हैं, जो भी उत्पादन है, उसको लंबे समय तक रख सकें। तो अनाज, फल और सब्जियों का उत्पादन होता है, लेकिन उसके परिवहन और विपणन के अभाव में एक राज्य के अंदर दूसरे राज्य में प्रवेश करने से पहले ही इनका लॉस हो जाता है। तो बाधाएं हैं, ये समस्याएं और कठिनाइयां हैं। मंडी तक पहुंच नहीं पाता है उनका, मंडी पहुंचने के पहले ही खराब हो जाते हैं प्रोडक्ट्स, उनके जो उत्पाद हैं। और देश में देखा जाए तो 86% छोटे और सीमांत किसान हैं, केवल जीवन निर्वाहन के लिए ही वो कृषि कर रहे हैं। बिचौलियों और मध्यस्थों की अधिक संख्या एवं लंबी श्रृंखला के कारण किसानों को उनकी उपज का बहुत ही कम दाम मिल पाता है। निम्न उत्पादन क्षमता और उच्च लागत के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उत्पादन का गैर प्रतिस्पर्धी होना, किसानों के पास कृषि उत्पादों में भंडारण के लिए अनुकूल भंडार गृह का अभाव होता है। देखिए भंडारण के लिए आपके पास क्या है? भंडार गृह नहीं है, जिसके कारण अपनी उपज की सही कीमत होने तक उन उत्पादों को भंडारित नहीं कर सकते। ये सब समस्याएं हैं। समस्याएं लिखने को आएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। कृषि उत्पादों के परिवहन में क्या बाधाएं हैं? बाधाएं ये है कि भाई हमको रेफ्रिजरेटेड वाहन चाहिए ना, जिसमें कि शीतित प्रशीतित वाहन, ताकि फल और सब्जी अच्छे से पहुंच सके। बेहतर सड़क होना चाहिए। उच्च लागत और रेलवे वैगन की समय पर अनुपलब्धता हो जाती है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर की कमी है। अच्छे सड़क मार्ग एवं परिवहन के साधनों का अभाव है, जिसके कारण फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं। क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट क्या है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पराली जलाए जाने के कारण वायु प्रदूषण एक प्रमुख चिंता का विषय बना रहता है। सरकार के प्रयासों का समर्थन करने और किसानों के लिए फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन के लिए मशीनरी को सब्सिडी देने के लिए
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशेषों के स्वस्थान प्रबंधन हेतु कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने पर एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना लॉन्च की गई है। भारतीय क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में सुधार देखिए, कई सुधारात्मक उपयोग किए गए हैं। हमेशा बहुत सारा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्या सुधार एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या सुधार किए गए हैं। तो कई सुधारात्मक उपाय किए गए हैं। इसमें संस्थागत सुधार को भी देखा जा सकता है। संस्थागत सुधार औपनिवेशिक काल में जैसे हम ब्रिटिश शासन के अंतर्गत है, उसके बाद जब हम आते हैं तो कृषि भूमि का कुशलता प्रयोग करने के लिए हम सुधार की आवश्यकता को महसूस करते हैं। फिर हमने उसके बाद क्या क्या प्रयास किए, देखिए यहाँ पे एक ऐसे चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है, टेबल फॉर्म में। तो इसमें है, ये फ्लो चार्ट है भारतीय कृषि में सुधार। 3 प्रकार से सुधार देखिए, संस्थागत अथवा भूमि सुधार, तकनीकी सुधार और सामान्य सुधार। 3 प्रकार के सुधार हैं। तो संस्थागत में देखिए क्या होता है, मध्यस्थों का उन्मूलन, मतलब कि मीडिएटर्स का क्या है, उन्मूलन। जमींदारी प्रथा, हम देखते हैं कि किसानों और शासन के बीच में कौन होता था, जमींदार, जो कि अपना मैक्सिमम प्रॉफिट वसूलते थे और उसके बाद किसानों का शोषण होता था। तो मध्यस्थों का उन्मूलन किया गया, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, लगान का नियमन रेगुलेशन किया गया कि कितना टैक्स दिया जाएगा, चकबंदी की गई, छोटे छोटे जो चक थे, है ना, छोटे छोटे जो चक थे उसको मिला करके एक बड़ा करना, भूमि को उच्चतम सीधा यानी कि हदबंदी, किसी भी व्यक्ति के पास मैक्सिमम भूमि कितनी हो सकती है इसके लिए नियम बनाया गया। फिर सहकारी खेती, मतलब छोटे छोटे जो कृषक हैं वो मिल करके एक बड़े चक में अपना वो कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, तो सहकारी खेती। ये सारे हैं संस्थागत। इसको याद रखिएगा, इंस्टीट्यूशनल। इसका फैक्टोरियल मेमोरी बना लीजिए दिमाग में कि पहला जो हमने पढ़ा था वो संस्थागत था, और संस्थागत में हदबंदी, चकबंदी, लगान, जमींदारी का उन्मूलन, सहकारी खेती, ये सारे बिंदु आए थे। तकनीकी देखिए, तकनीकी सुधार क्या किया गया, कृषि का आधुनिकीकरण किया गया। तो आधुनिक रूप से यंत्र का उपयोग करना, फिर अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करना, रासायनिक खाद का प्रयोग करना, फसल संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना, वैज्ञानिक खेती का प्रबंधन करना और खेती के यांत्रिक साधन, मतलब कि यहाँ पे यंत्र का एपरेटस जो होते हैं, एग्रीकल्चर एपरेटस, उसका प्रयोग करना। तो आधुनिकीकरण करने के लिए खाद, फसल, बीज, कीटनाशक, ये सब। सामान्य सुधार देखते हैं तो सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, साख उपलब्ध कराना, ऋण के लिए हमको साख की आवश्यकता है। कीमत समर्थन नीति, मतलब एमएसपी दे रहे हैं हम देख रहे हैं कि बाढ़ आ जा रहा है, सूखा आ जा रहा है, फिर भी हमारे जो फसल उत्पादन हो रहे हैं उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ न कुछ शासन दे रही है। अच्छी भंडारण व्यवस्था, अच्छी विपणन व्यवस्था। विपणन व्यवस्था मीडिएटर को हटा करके मंडी तक पहुंचाने के लिए, अब देखिए ऑनलाइन भी हम ई नाम वगैरह देखते हैं ना, इसके माध्यम से हमको कृषक डायरेक्ट जो है वो अप्रोच कर सकते हैं विपणन के लिए। तो संस्था का सुधार हो गया, तकनीकी सुधार हो गया और सामान्य सुधार हो गया। अगर कोई एग्जाम आता है और सिर्फ ये चार्ट ही बना दिया जाए तो भी उसमें मैक्सिमम मार्क्स दिए जाएंगे। अब इसको डिटेल में बताया है कि किस तरीके से सुधार किया गया। इसको हम लोग पिछले चैप्टर में देख भी चुके हैं कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या क्या है, मध्यस्थों का उन्मूलन। तो जो भी 3 व्यवस्थाएं थी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और जमींदारी प्रथा, जिसमें कि किसानों का शोषण हो रहा था, उसके मध्यस्थों का उन्मूलन किया गया। 1948 में बिचौलियों के अंत के लिए शुरुआत की गई थी। भारत जैसे आज़ाद हुआ, बिचौलियों का अंत का प्रयास किया गया। तो सबसे पहले मद्रास में किया गया था 1948 में, और 1972 तक बिचौलियों का अंत कर दिया गया। ये देखिए, विभिन्न राज्यों में जमींदारी का उन्मूलन। इस पर एक बार प्रश्न आया था कि बिहार और असम में जमींदारी का उन्मूलन कब हुआ। तो देखिए, बिहार जो है, बिहार और असम दोनों एक ही लाइन में है। 1951 में देखिए, 47 में तो भारत आज़ाद ही हुआ। 48 से 50 के बीच में मद्रास, बॉम्बे और हैदराबाद, तीन जगह अगर हम इंडिया में देखते हैं तो यहाँ मुंबई है, यहाँ पे मद्रास है नीचे, और यहाँ पे हैदराबाद है। तो ऐसे एक ट्रायंगल टाइप का याद कर लीजिए कि इन 3 जगह पे ना प्रयास किया गया था किसका, जमींदारी उन्मूलन का सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले यहाँ प्रयास किया गया। उसके बाद देखते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम। ठीक है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा, पंजाब, सौराष्ट्र और राजस्थान। उड़ीसा, पंजाब, सौराष्ट्र और राजस्थान। 1954 में देखते हैं पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। तो 51-52 वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कब कहाँ पे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ, अगर कभी आ जाता है बाई चांस तो। इतना याद रखना है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, जो ऊपर वाला हिस्सा है 51 में पहले हो गया, और जो थोड़ा सा 1952 में है उड़ीसा, पंजाब, सौराष्ट्र और राजस्थान। वेस्ट बंगाल जो कि एकदम वेस्ट में है, थोड़ा बाद में हुआ 1954 में, और हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। काश्तकारी सुधार देखिए, हम संस्था का सुधार पढ़ रहे हैं। पहला हमने देखा मध्यस्थों का उन्मूलन, फिर हम काश्तकारी सुधार, जो हम पट्टे पर देते थे कृषि करने के लिए, तो उसमें सुधार किया गया और उनको काश्तकारी व्यवस्था में
काफ़ी ज़्यादा कानून बनाया गया। लगान का नियमन हम देखते हैं 1947 के बाद लगान का नियमन करने के लिए काश्तकारों पर उनका भार कम करने के लिए प्रयास किया गया। चकबंदी, जो बिखरी हुई भूमि थी उनको एक स्थान पर एकत्र किया गया। हदबंदी, उच्चतम सीमा का निर्धारण कर लिया गया कि भाई तुम्हारे पास इतनी उच्चतम सीमा रहेगी, उससे ऊपर की भूमि सरकार जो है स्वयं ले लेगी और उसका पुनर्वितरण कर देगी। किसको करेगी पुनर्वितरण? जो छोटे कृषक है ना, जिनके पास नहीं है, उसका पुनर्वितरण छोटे किसानों अथवा भूमि रहित श्रमिकों के बीच में करने का प्रयास किया गया। सहकारी खेती, देखिए चकबंदी के लाभों को इष्टतम करने के लिए सहकारी खेती को प्रोत्साहित किया गया। भूमि के उपविभाजन से जनित समस्याओं का समाधान सहकारी खेती के द्वारा किया जा सकता है। तो ध्यातव्य है कि जो सहकारी कृषि थे उनके अंतर्गत वे छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास बहुत ज़्यादा छोटी छोटी कृषक जो थे हैं, वो अपनी भूमि मिला जुला कर खेती करते थे। किसमें? सहकारी में। ये हो गया संस्थागत सुधार। अब टेक्नोलॉजी में देखते हैं उन्नत बीज, जैसे कि आया हमारा हरित क्रांति आई, तो हरित क्रांति की फसल गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, कपास, ये सब के उत्पादन में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाने लगा। 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना भी की गई थी। 63 में राष्ट्रीय बीज निगम। देखिए ये सब चीज़ें ना कहीं पे एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन जब आप मेंस में उल्लेख करेंगे सुधार में कि 1963 ही वह साल था जहाँ पे राष्ट्रीय बीज निगम, हमको क्या पता है 60 के दशक में हुई हरित क्रांति, ठीक है। अगर 63 नहीं भी याद आता है तो 60 के दशक में, 70 के दशक में कुछ तो ऐसा यूज किया जा सकता है कि वहाँ पे राष्ट्रीय बीज निगम का निर्माण हुआ। 1966 हम लोग बार बार याद करते हैं हरित क्रांति के लिए, तो 3 साल पहले 1963 में क्या आ जाता है? बीज। तो पहले बीज आएगा तभी तो फिर क्रांति होगी ना। 63 में बीज आ गया, उसके बाद क्या हुई? क्रांति हो गई। ऐसे करके कुछ याद रखना है इसको। रासायनिक खाद का प्रयोग, देखिए रासायनिक खाद के प्रयोग में कृषि उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि होने लगी है। इससे भूमि की उर्वरता में काफ़ी कमी आई है। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, बहुत सारे कीड़े मकोड़े उनको बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का उचित प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक कृषि तकनीक क्या है? अनेक जो फसलें होती हैं उनकी किस्मों का चुनाव, भूमि की तैयारी, फसल चक्र, बीजों का चुनाव, खाद का उचित प्रयोग आदि बेहतर कृषि विधियों को अपनाने के लिए प्रयत्न किया गया है। वैज्ञानिक कृषि तकनीक। खेती के यंत्रीकरण साधन, तो कृषि कार्यों में यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। छोटे किसानों को सहकारी समितियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वाणिज्यिक बैंकों से कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए सस्ते ब्याज पर पूंजी उपलब्ध कराई जा रही है। खेती के यंत्रीकृत साधन, तो हमने देखा टेक्नोलॉजी में क्या क्या सुधार किए, संस्थागत क्या क्या सुधार किए, और तीसरा देख रहे हैं सामान्य सुधार। तो सामान्य में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार है। सिंचाई सुविधाओं को प्रोत्साहन करने के लिए बड़ी, मध्यम और लघु। तो बड़ी में हमने देखा था 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा, मध्यम में देखा था 2 से 10,000 हेक्टेयर तक, और छोटी में देखा था 2,000 हेक्टेयर से कम। इस तरीके से सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई। फिर साख उपलब्ध कराना, किसानों की बढ़ती साख आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, सहकारी साख समितियों की स्थापना की गई, और बड़ी मात्रा में वाणिज्यिक बैंकों को भी किसानी साख आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए लिस्टेड किया गया। नियमित एवं एकीकृत बाजार की व्यवस्था, तो बेहतर विपणन व्यवस्था हेतु उचित मूल्य दिलाने और मध्यस्थों को शोषण से बचाने के लिए क्या आया? एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई नाम। एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार, ठीक है, ई नाम है की शुरुआत की गई, और इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा एवं किसान देश के किसी भी बाजार में किसी कृषि उत्पाद के मूल्य के बारे में जान सकेंगे। कीमत समर्थन निधि, देखिए एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्योंकि एक न्यूनतम कीमत देने के लिए विश्वास दिलाती है शासन, और गन्ने के लिए समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस की घोषणा की जाती है। बेहतर भंडारण व्यवस्था, किसानों के पास कृषि उत्पादों के बेहतर भंडारण हेतु उपयुक्त भंडार गृह नहीं होते हैं, और न ही मंडी के स्तर पर उन्हें किसी प्रकार से भंडार गृह उपलब्ध होते हैं। इसलिए मजबूरी में उन्हें अपनी कृषि उत्पादों का विक्रय कम मूल्य पर ही करना पड़ता है। तो इसके लिए जो कोल्ड स्टोरेज हैं और भंडार गृहों का निर्माण किया जा रहा है। तो बेहतर भंडारण, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और बेहतर विपणन व्यवस्था, ई नाम के माध्यम से नियमित और एकीकृत बाजार की व्यवस्था की गई है। अब सिर्फ यहीं पे रुकने से काम नहीं चलेगा, हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है कि भाई कम से कम श्रम में, कम से कम खर्च में अधिक से अधिक 140 करोड़ लोगों का पेट भरना है, तो हमको उसमें क्या क्या अनुसंधान किए जा सकते हैं। तो ग्रीन हाउस उत्सर्जन का लगभग हम देखते हैं कि 5वें हिस्से का योगदान देती है विश्व की खाद्य प्रणाली। तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार कृषि 17 सतत लक्ष्य जो हम SDG के बारे में पढ़े हैं में से आधे को पूरा करने की कुंजी है, जिनमें कि अन्य बातों के साथ साथ गरीबी और भूख को खत्म करने और असमानताओं को कम करने का लक्ष्य शामिल है। तो अनुसंधान पे जो खर्च करते हैं हम, जो भी विकास के लिए, अनुसंधान के लिए जो खर्च करते हैं, वह उसका प्रतिफल हम देखते हैं कि प्रत्येक रुपया पर 11.2 है, जबकि अन्य सब्सिडियों व निवेश पर किया गया खर्च उसकी मात्रा में कम प्रतिफल देता है।
तो आवश्यक है, हमें रिसर्च पे भी थोड़ा खर्च करना ही पड़ेगा। तो इस पे खर्च बढ़ाना न केवल खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, बल्कि सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में बोई जाने वाली विभिन्न फसलों के देखिए प्रकार दिया है। खरीफ, इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जून से जुलाई तक बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। इसमें धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली। देखिए तिल के बारे में आया था कि तिल कौन सी फसल होती है, तो ये खरीफ की फसल है, ध्यान देना है। और दालों में भी ना मूंग और उड़द जो है ये खरीफ में आता है। अरहर, मूंग और उड़द, मतलब मैक्सिमम दाल हम यही खाते हैं, अरहर खाते हैं, मूंग खाते हैं, उड़द खाते हैं, ये सब खरीफ की फसलें हैं। सोयाबीन खरीफ की फसल है। बाकी तो अनाज जो भी है आपके, धान है, रागी है, ज्वार है, बाजरा है, ये सब क्या है, खरीफ की फसलें हैं। इसको अत्यधिक तापमान, अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। रबी में देखिए अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल मई में काटा जाता है। इसमें गेहूँ, चना, मटर, सरसों। तो इसमें दाल में क्या है, देखिए चना और मटर जो है इधर रबी में आ जाता है। इसके अलावा मसूर को याद रखना है, मसूर, मटर, चना ये इधर का है। और गेहूँ, जो है जौ में जो है वो इधर का हिस्सा है, बाकी ज्वार बाजरा उधर का था। अलसी, राई, ये सब रबी के हैं। जायद फसलों में जो कि मार्च में बुआई करके जून जुलाई में काट लिया जाता है। तो ग्रीष्मकाल की फसलें होती है खीरा, ककड़ी, तरबूज, करेला, ये सब। मिलेट के लिए देखिए वैश्विक केंद्र बनाया गया श्री अन्न, ग्लोबल हब फॉर मिलेट, श्री अन्न। भारत मिलेट को लोकप्रिय बनाने में सबसे ज़्यादा आगे है। देखिए यहाँ पे क्या है, 140 करोड़ लोगों का पेट भरना है। तो सिर्फ हम ऐसा नहीं है कि जो धान और गेहूं पर ही निर्भर है, हमको श्री अन्न यानी कि मिलेट के उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। हम इसके बहुत बड़े निर्यातक भी हैं। तो ज्वार, रागी, बाजरा, कोदो, कुटकी है ना, ये सब में सामा का चावल, कोदो का चावल सुने होंगे। श्री अन्न को ग्लोबल हब बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को साझा करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा। मोटा अनाज का देखिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी मनाया गया था। अभी 2010 में भी देखेंगे कुछ था, 2023 में भी। तो मिलेट्स के उत्पादन में बहुत ज़्यादा हम अभी फोकस कर रहे हैं। व्यापारिक फसलें क्या होती है, देखिए कमर्शियल क्रॉप्स। तो व्यापारिक फसलें उन फसलों को कहते हैं जिन्हें उगाने का मुख्य उद्देश्य व्यापार करके धन अर्जित करना होता है। मतलब ये खाद्य फसलें तो हैं ही, लेकिन व्यापारिक फसलें, इनको हम निर्यात करने के लिए, बाजार में बेचने के लिए मुख्य रूप से उगाते हैं। तो तिलहन फसलें जैसे कि मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी हो गया। शर्करा फसलें गन्ना और चुकंदर है। रेशे वाली फसलें जूट है, कपास है, सनई है। पेय फसलें चाय, कहवा है, एवं फल, सब्जियां, फूल, बागवानी, ये सब जो है इसमें आते हैं कमर्शियल क्रॉप्स में। जीएम क्रॉप्स क्या होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो हमको पता है कि हम आनुवंशिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हैं, एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में जीन को ट्रांसफ़र करते हैं और उसके माध्यम से हमको ऐसी फसलें प्राप्त होती हैं जो कि मतलब कीटनाशकों के प्रति ज़्यादा प्रतिरोधी होती हैं, उत्पादन में ज़्यादा उत्पादन करती हैं, और साथ ही हमें इसमें कम पानी, मतलब पानी वगैरह की भी कम आवश्यकता होती है। तो बीटी बैंगन हो गया, बीटी कपास है, बीटी सरसों है। जीएम फसलों में आनुवंशिक इंजीनियरिंग के द्वारा पौष्टिकता भी बढ़ाई जा सकती है। खरपतवार नाशी होते हैं ये। कीटरोधी किस्में होती हैं। बागवानी देखिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, बागवानी फसलों के अंतर्गत फल, सब्जियां, मसाले, पुष्प, नारियल आदि शामिल किए गए हैं। वर्ष 2005-06 में सरकार द्वारा कृषि के विविधीकरण तथा उच्च मूल्यवर्धन वाली बागवानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया गया था। इसमें भारत सरकार के द्वारा ग्राफ्टिंग बैंक का निर्माण किया गया है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्या है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, इसमें एकीकृत बागवानी विकास मिशन में सम्मिलित कर दिया गया। राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन, देखिए देश में बांस की फसल की क्षमता का दोहन करने की दृष्टि से कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय के कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत एक उप योजना राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ये है कृषि वानिकी एवं बांस मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की शुरुआत की गई, जिसमें कि बागवानी जो मिशन है हमारा उसको और तरीके से राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन को भी अच्छे से क्रियान्वित किया जा रहा है। तो हिमालय क्षेत्र के लिए जो है स्पेशली है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है, नारियल विकास बोर्ड है। नारियल विकास बोर्ड का देखिए कार्य अभी हम लोग पूरे वर्ल्ड में नारियल में उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन में मिला दिया गया है अब इनको। एकीकृत बागवानी विकास मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये प्रश्न देखिए बहुत समय से लंबित है। हॉर्टिकल्चर के बारे में, बागवानी के बारे में आ सकता है। अभी हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड हो, नारियल विकास बोर्ड है और राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन को क्या किया है, मिला दिया गया, मतलब एकीकृत मिशन चलाया जा रहा है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो फलों, सब्जियों, जड़ व कंदों
मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको, बांस इत्यादि उत्पादों के चौमुखी विकास की केंद्रीय वित्त पोषित योजना है जो पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर सभी देश के सभी प्रदेशों में लागू किया गया है। कुल बजट का जो 85% हिस्सा होता है वो भारत सरकार देती है, जबकि 15% हिस्सा राज्य सरकारें खुद वहन करती है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के मामले में 100% बजट केंद्र सरकार ही वहन करती है। इसी तरह से बांस विकास सहित राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड, केंद्रीय बागवानी संस्थान के कार्यक्रमों के लिए 100% बजटीय योगदान भारत सरकार का ही होगा। उप योजना देखिए, सब प्लान्स एंड द वर्क एरियाज ऑफ MIDH। उप योजना क्या है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों के अलावा सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में ये लक्षित है। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्य बागवानी मिशन सभी पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्य राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड और केंद्रीय बागवानी संस्थान। तो एकीकृत बागवानी विकास मिशन चल रहा है। मिशन का उद्देश्य क्या है? बागवानी क्षेत्र के चहुमुखी विकास को बढ़ावा देना, जिसमें कि बांस और नारियल भी शामिल है। इस क्रम में प्रत्येक राज्य अथवा क्षेत्र की जलवायु विविधता के अनुरूप क्षेत्र आधारित अलग अलग कार्य नीति सम्मिलित है। इसमें अनुसंधान, तकनीकी को बढ़ावा, विस्तारीकरण, फसल उपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन ये सब शामिल है। तो इतनी सारी बातें हमने बागवानी से रिलेटेड की है। बागवानी उत्पादन की उन्नति करना है, कृषकों की संख्या वृद्धि करना है, आमदनी और पोषाहार सुरक्षा में भी कार्य करना है। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम भी चल रहा है। इसमें अनुबंध आधारित कृषि यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अनुबंध होता है किसान और दूसरे पक्ष के बीच में। मतलब एक व्यक्ति क्या करेगा? खेती करेगा और दूसरा क्या करेगा? उसको निश्चित मूल्य पर बाजार में बेचेगा, तो इनमें समझौता होता है। बायोफर्टिलाइजर में रासायनिक खादों के लगातार असंतुलित प्रयोग से अभी हम देख रहे हैं उर्वरता पे अच्छा असर नहीं पड़ा, तो गोबर की खाद, केंचुए की खाद, हरी खाद, जैविक खाद का प्रयोग पे फोकस किया जा रहा है। जैव उर्वरकों के उपयोग से लाभ क्या हुआ? उससे लाभ ये हुआ कि उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। नाइट्रोजन, फास्फोरस की जरूरत 20 से 25% तक ये पूरा कर देते हैं। अंकुरण तेजी से होता है और ह्यूमस से भी वृद्धि होती है। जैविक कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग हम देखते हैं तो जैविक खाद या प्राकृतिक खादों का प्रयोग होता है। सिक्किम 2016 में भारत का पहला जैविक राज्य बना था, ये काफी महत्वपूर्ण है। जलवायु स्मार्ट कृषि क्या है? जलवायु स्मार्ट कृषि एक ऐसा दृष्टिकोण है जो बदलती हुई जलवायु में प्रभावकारी रूप से विकास को समर्थन देता है, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। मतलब टेम्परेचर का या फिर मौसम का उन फसलों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, वो उसको प्रतिरोधी होते हैं, जलवायु प्रतिरोधी होते हैं। कोई भी परिवर्तन होगा तो वो एडजस्ट कर लेंगे, अनुकूलता आ जाती है उसके अंतर्गत। प्राकृतिक खेती देखते हैं। नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेतों को बढ़ावा देने के लिए मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग को समाप्त करना है। तो अच्छी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखनी है और कार्बनिक पदार्थों से ही हमें क्या लेना है? पोषण लेना है। तो बायोमास मल्चिंग, ऑन फार्म जैसे गाय के गोबर मूत्र है, फॉर्मुलेशन, केचुए का खाद है, मिट्टी वातन देखिए, सिंथेटिक रासायनिक आदानों के बहिष्करण के साथ साथ ऑन फार्म बायोमास रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना है। यहाँ पे हम कृषि पद्धति कार्यक्रम के तहत क्लस्टर निर्माण करते हैं, क्षमता निर्माण करते हैं। प्रशिक्षित कर्मियों के द्वारा निरंतर हार्ड होल्डिंग प्रमाणन अवशेष विश्लेषण के लिए 3 साल हेतु 12,200 प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आगे देखते हैं एकीकृत कृषि प्रणाली क्या है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो ये है कि एकीकृत कृषि प्रणाली फसल प्रणाली में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कुशल संधारणीय संसाधन प्रबंधन पर लक्षित एक संयुक्त दृष्टिकोण है। इसमें पशुधन, वर्मी कंपोस्टिंग, जैविक खेती आदि को संलग्न करते हुए संवहनीय खाद्य सुरक्षा, किसान सुरक्षा और निर्धनता में कमी लाने के विविध उद्देश्य रखते हैं। भारतीय कृषि क्षेत्र को किसान की आय में वृद्धि के साथ साथ उत्पादकता और धारणीयता की दोहरी चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या है? छोटे और सीमांत किसान हैं और कृषि और संबद्ध उद्यमों की गहनता के रूप में प्रति इकाई क्षेत्र में आर्थिक उपज बढ़ाने का अवसर प्रदान किया जाता है। कीट प्रबंधन के लिए कार्य कर रहे हैं, खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रभावी पुनर्चक्रण, संसाधन विपणन और भंडारण के लिए, जल संचयन, मृदा प्रबंधन, बेरोजगारी की समस्या को काफ़ी हद तक कम करने के लिए ये सब इसमें प्रयास दिखते हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली यानी कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में एक साथ बहुत सारी समस्याओं पर कार्य करना। ग्रीन रिवॉल्यूशन हमको पता है कि बीज, उर्वरक, कीटनाशकों का प्रयोग जो कि उन्नत तकनीक और उन्नत किस्म का प्रयोग करने से हरित क्रांति 1968 में अमेरिकन वैज्ञानिक के द्वारा शुरुआत की गई थी। देखेंगे अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग और भारत में देखा जाए तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन का योगदान महत्वपूर्ण था। तो ऊंची उपज वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रीकरण, बेहतर सिंचाई प्रणाली एवं नई तकनीकें फलस्वरूप इसका विकास हुआ और 1960 के दशक में खाद्य संकट की समस्या के समाधान के लिए
1966-67 में मैक्सिको से लाए गए गेहूं एवं चावल की अधिक उपज देने वाली बीजों का प्रयोग किया गया था। 96 to 97 याद रखना है, 1966 और 1967। तो खाद्य क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था, रासायनिक उर्वरक कीटनाशक का प्रयोग किए। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गेहूं में बहुत ज़्यादा मतलब उन्नत देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। पर यही दिक्कत था कि सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा हो पाया, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गेहूं और चावल में बहुत तेज़ी से। लेकिन जो बाकी राज्य थे अपने बिहार, बंगाल, उड़ीसा इस साइड के और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन, वहाँ पे क्या हो गया, ये हरित क्रांति उतने अच्छे से सक्सेसफुल नहीं रही, तो जिसके कारण एक पिछड़ापन आ जाता है। तो घटक देखिए क्या क्या अगर पूछता है, कभी कहीं पूछता है कि हरित क्रांति के घटक बताइए, कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो क्या क्या घटक हैं, उन्नत किस्म के बीज होंगे, उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक, खरपतवार नाशक, बेहतर सिंचाई प्रणाली, सिंचाई को इग्नोर नहीं कर सकते, ऋण, बेहतर साख सुविधाएं, भंडारण, विपणन एवं वितरण की सुविधाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है, एकदम याद रखना है। कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। भारत में हरित क्रांति का लाभ केवल कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहा। अब अगर पूछता है हानि भी क्या कुछ हुई है, तो हानि देखते हैं हम, क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिला है, बिल्कुल। कहीं पे खेती में इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि उत्पादन बढ़ जाता है और कहीं पे वही हाल एज इट इज़ रह जाता है, तो क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिला है। इसी के साथ हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं के उत्पादन पर पड़ा। हम गेहूं को बहुत ज़्यादा फोकस किए, लेकिन बाकी फसलों पे क्या किए, उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया, तो फसल उत्पादन में कोई ज़्यादा खास वृद्धि नहीं हो पाई। इससे कृषि का प्रारूप बिगड़ गया। अत्यधिक रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण में भी वृद्धि हुई है। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या एवं बढ़ते हुए नगरीकरण के कारण कृषि क्षेत्र में दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता महसूस की गई और कृषि क्षेत्र में समग्र विकास, देखिए एवरग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, रेनबो रिवॉल्यूशन, समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र में अस्थिरता को दूर करने के लिए, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 2006 में विज्ञान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया कि सेकेंड रिवॉल्यूशन भी हमको चाहिए, जिसमें कि समग्र विकास के बारे में बात होगी। तो द्वितीय हरित क्रांति की संकल्पना के दायरे को व्यापक बनाया गया और ये संपूर्ण कृषि क्रियाओं से संबंधित है, जैसे कि खाद्यान्न फसलें, व्यापारिक फसलें, पशुपालन। अब इसमें सब होगा, सारी चीज़ें होंगी। खाद्यान्न तो होंगे ही, कमर्शियल क्रॉप्स होंगे, पशुपालन, मत्स्य पालन। इसमें रासायनिक उर्वरक के स्थान पे क्या होगा, जैविक उर्वरक, जल कृषि, भूमि पर्यावरण संरक्षण पे भी हमको फोकस करना है, मृदा की उर्वरता को बनाए रखना है। तो इसमें संतुलित फसल प्रारूप एक क्रॉप पैटर्न को बनाए रखने पे जोर दिया गया था। भारत में कृषि क्रांतियों के उपनाम एक बार जल्दी देख लेते हैं। नीली क्रांति क्या होती है, नीला समुद्र, मत्स्य हो गया। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। श्वेत क्रांति, श्वेत दूध ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लाल जो होता है वो टमाटर लाल होता है और मांस लाल होता है। मीठी क्रांति शहद से रिलेटेड है। सुनहरी, ये थोड़ा सा कभी कंफ्यूज होता है, जिसमें कि सुनहरी क्रांति यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन भी इसको कहा जाता है। तो ये बागवानी है, शहद है और फल है। बागवानी, शहद और फल उत्पादन। बागवानी को हम सुनहरे से नहीं तो एक होता है ना कि अच्छी बागवानी होगी तो सुनहरा अच्छा एवरग्रीन रेनबो टाइप का दिखेगा, तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सुनहरी क्रांति, बागवानी, शहद और फल उत्पादन। धूसर यानी कि ग्रे जो होता है रिलेटेड होता है उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक, ग्रे किससे रिलेटेड है, उर्वरक से। गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रिवॉल्यूशन, जो कि प्याज है, झींगा मछली है और औषधियां हैं। फार्मास्यूटिकल्स का उत्पादन है। फार्मास्यूटिकल्स दवाइयों से रिलेटेड है। ये थोड़ा सा हमको रिलेट नहीं कर पाएगा। गुलाबी इसको कैसे याद रख सकते हैं ना, कि जो फार्मा दवाइयाँ कब दी जाती हैं, शरीर में ना गुलाबी चकत्ते हो जाते हैं, ठीक है, स्किन डिसीज में खासकर, तो उसमें क्या देना पड़ेगा हमको, मेडिसिन देना पड़ेगा। तो इससे गुलाबी से आप इसको कनेक्ट करिएगा। फार्मास्यूटिकल उत्पादन यानी कि औषधियाँ, ये अक्सर हम मिस्टेक करते हैं, ये नहीं बना पाते हैं, बाकी तो सब याद रहता है, प्याज, झींगा मछली। भूरी क्रांति को भी ठीक है कनेक्ट कर लेंगे, कोको उत्पादन से रिलेटेड है। सिल्वर भी याद रहता है कि अंडा और कुक्कुट उत्पादन से रिलेटेड है। पीली क्रांति तिलहन ठीक है। गोल उत्पादन आलू ठीक है। रजत रेशा क्रांति कपास। अब ये कपास वाले में कंफ्यूजन होगा और रजत क्रांति में, तो ये रजत रेशा, और जबकि ये सिर्फ रजत है, अंडा और कुक्कुट उत्पादन। तो ये हो गया। फिर स्वर्ण रेशा, स्वर्ण हम पढ़े थे, सुनहरी क्रांति बागवानी, शहद और फसल के लिए, लेकिन जब स्वर्ण के साथ रेशा आ जाता है तो ये हो जाता है जूट पटसन का उत्पादन। सदाबहार क्रांति एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, जैविक खेती को बढ़ावा देना, किसानों की फसल का उचित मूल्य दिलाने, उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। सैफ्रॉन क्रांति केसर का रंग कैसा होता है, केसर ऑरेंज जैसा, तो ये सैफ्रॉन क्रांति। हरित सोना बांस, हरा सोना,
मूक क्रांति क्या है? मूक मिलेट्स जो कि बोलते ही नहीं है। इन्होंने बेचारों ने ना बोला ही नहीं कभी कि हमें भी, हमारा भी उत्पादन करो, हम पर भी फोकस कर लो थोड़ा सा। ज्वार, रागी, बाजरा, कोदो, कुटकी, ये हमेशा क्या रहे ना, मूक रहे, साइलेंट रहे, और इनको इग्नोर कर दिया गया। बादामी क्रांति देखिए मसाला उत्पादन से रिलेटेड है। बादामी क्रांति मसाला। इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से रिलेटेड है। तो ये थे हमारे थोड़े से भारत में कृषि क्रांतियों के उपनाम क्या क्या हैं, एक बार देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार की खेतियों का नाम क्या? हाइड्रोपोनिक्स मतलब जल में पौधा, मृदा रहित कृषि कहा जाता है इसको। एरोपोनिक्स क्या हो जाएगा? पौधों को हवा में उगाना। पानी में उगाए तो हाइड्रो, हवा में उगाए तो एरो। एपीकल्चर मधुमक्खी से रिलेटेड है। हॉर्टिकल्चर बागवानी है। फ्लोरी फूल से है। ओलेरी कल्चर जो होता है आता है ये सब्जियों के उत्पादन से है। पोमीकल्चर फल, विटीकल्चर अंगूर से रिलेटेड है, और वर्मी कल्चर केंचुए पालन से रिलेटेड है। ये अक्सर प्रीलिम्स में आए हुए प्रश्न है, इसलिए हम देख रहे हैं। पीसी कल्चर मत्स्य पालन से रिलेटेड है। सेरीकल्चर रेशम कीट से रिलेटेड है। सेरी रेशम, पीसी मत्स्य पालन, और मोरी कल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत उगाने से रिलेटेड है। स्वीट रिवॉल्यूशन क्या होता है? देश में एकीकृत कृषि प्रणाली के हिस्से के रूप में मधुमक्खी पालन को विशेष महत्व दिया गया। तो मधुमक्खी पालन और शहद मिशन 2020-21 से 22-23 तक के लिए 500 करोड़ का आवंटन भी दिया गया था। तो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन का लक्ष्य क्या है? मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करना, जिसे कि राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, नेशनल बी बोर्ड के माध्यम से लागू किया जा रहा है। तो मधुमक्खी पालन एक कृषि आधारित गतिविधि है जो कि एकीकृत कृषि प्रणाली के एक भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों, भूमिहीन मजदूरों के द्वारा की जा रही है। मीठी क्रांति देखिए, मधुमक्खी पराग, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, मधुमक्खी का जहर आदि भारत के विविध कृषि जलवायु परिस्थितियां मधुमक्खी पालन, शहद उत्पादन और शहद के निर्यात के लिए काफी संभावनाएं और अवसर देता है। बहुत ज्यादा वृद्धि भी हुई है शहद के उत्पादन में, लगभग 110% की वृद्धि हुई है। क्रॉपिंग पैटर्न, फसल पद्धति, किसी भी क्षेत्र में वहां की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप, जैसे कि मिट्टी का प्रकार, मिट्टी की उर्वरता, जल की उपलब्धता, जलवायु इत्यादि के आधार पर किसान खेती के लिए जिन फसलों के मिश्रण को चुनते हैं वह उस क्षेत्र की फसल पद्धति होती है। तो वहाँ का जो लोकल उपलब्धता है, वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की उर्वरता है, वहाँ का जल है, वहाँ का जलवायु है, उसके हिसाब से आप जो फसल सेलेक्ट करते हैं वो क्रॉपिंग पैटर्न है। तो कृषि प्रणाली की बहुतायत भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता ये रही है कि इसकी वजह बारिश पर निर्भर कृषि और कृषक समाज की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां। तो किसी भी क्षेत्र में अगर हम देखते हैं कि मृदा और जलवायु परिस्थिति पर निर्भर करता है, तो देखिए फसल विविधीकरण में स्थायी कृषि को बढ़ावा देने के लिए आयात पर निर्भरता की कमी और किसानों के लिए उच्च आय बढ़ावा देने के लिए उपकरण के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हमें कृषि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है तो हम क्या करते हैं, जितना ही हमारा उत्पादन है उसके निर्यात पे हम फोकस करते हैं। तो मौजूदा पैटर्न देखिए हमारा जो है गन्ना, धान, गेहूं की खेती की ओर झुका हुआ है, जिसके कारण हमारे देश के कई हिस्सों में भूजल संसाधनों में व्यापक कमी आई है। फसल विविधीकरण कार्यक्रम जो है मूल हरित क्रांति वाले राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वित्तीय वर्ष 2013-14 में धान के स्थान पर कम पानी की आवश्यकता वाली फसल जैसे कि तिलहन, दलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज, कपास वगैरह हैं, उनके लिए कार्य किया गया है, उन खेती को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। और जो 2015-16 से देखिए फसल विविधीकरण तंबाकू उगाने वाले राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वैकल्पिक फसलों की फसल प्रणाली में तंबाकू की खेती के तहत इस क्षेत्रों को स्थानांतरित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो विविधीकरण किया गया, डाइवर्सिफिकेशन किया गया, जहाँ पे जो फसल हो रहा था उसके अलावा अन्य फसलों को प्रोत्साहित किया गया है। कृषि वित्त देखिए एग्रीकल्चर फाइनेंस, अल्पकालिक ऋण, मध्यकालिक ऋण और दीर्घकालिक ऋण, 3 प्रकार के ऋण हैं, एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर हम ऋण लेते हैं किसी बीज को खरीदने के लिए, उर्वरक कीटनाशक को खरीदने के लिए हम ऋण लेते हैं, तो अगर हम 15 माह की अवधि के लिए ऋण लेते हैं तो यह है अल्पकालीन। अगर 15 माह से 5 वर्ष तक के लिए लेते हैं, 15 माह से 5 वर्ष तक के लिए लेते हैं तो ये मध्यकालीन ऋण है। और अगर 5 से 20 वर्ष के लिए लेते हैं तो ये है लॉन्ग टर्म। तो कैसे याद रखेंगे, लॉन्ग टर्म जो है 20 वर्ष, मैक्सिमम ये देखिए 20 ईयर्स तक है। 15 ईयर्स में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखिए 20 साल का जब युवा हो जाता है ना, 18 साल में तो चलिए 20 साल तक का युवा हो जाता है, तो उसको बाहर पढ़ने भेजने के लिए या फिर विदेश भेजना हो, देश में कहीं और ट्रांसफ़र करना हो, पढ़ाई के लिए क्या करना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है 20 साल का जब बच्चा हो जाता है तब। ठीक है, तो दीर्घकालिक ऋण जो है 20 ईयर्स तक चलेगा।
और मध्यकालिक ऋण है, मध्यकालिक ऋण तो वो 15 महीने से 5 वर्ष, और 15 महीने से कम का लेना है तो वो है अल्पावधि, लगभग 1 साल मान के चलिए ना, जैसे 12 माह का तो हो गया 1 साल, तो 1 साल के आसपास लेना है तो 15 महीने से याद रखेंगे। और अगर 5 वर्ष का लेना है तो मध्यकालिक है, और अगर 20 वर्ष तक का लेना है तो ये क्या है, दीर्घकालिक ऋण है। कृषि वित्त के स्रोत, अब पता तो चल गया कि हमको ऋण चाहिए है ना, लेकिन हमको सोर्स क्या क्या लेना पड़ेगा। तो सोर्स के लिए हमको संस्थागत स्रोत है, एक तो कमर्शियल बैंक्स हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, या जो समितियां हैं, सहकारी ऋण समितियां हैं, भूमि बंधक बैंक है और भूमि विकास बैंक है। गैर संस्थागत स्रोत साहूकार एवं महाजन है, रिश्तेदार एवं सगे संबंधी हैं, व्यापारी एवं कमीशन एजेंट हैं और बड़े जमींदार हैं। तो गैर संस्थागत स्रोत में ये सब लोग आते हैं, रिश्तेदार से आदमी मांगता है, बड़े जमींदारों से मांगता है पैसा, तो वित्त के ये स्रोत हैं। प्राइमरी सेक्टर जो लेंडिंग्स हैं उससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 18% हिस्सा कृषि ऋण के रूप में कृषि क्षेत्र को देना होता है। जो भी बैंक है ना, बैंक ऋण, उसका जो निवल बैंक ऋण का 18% हमको देना होता है। ब्याज सहायता योजना भी था जिसमें कि 60% ब्याज दर पे ऋण दिया जा रहा था। नाबार्ड और जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनके द्वारा इन सब का क्रियान्वयन किया जाता है। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड क्या होता है, देखिए युवा उद्यमी है, मान लीजिए आप युवा हैं, आपको अचानक लगा कि अब मुझे कृषि करना चाहिए, मेरे पास जमीन है प्रॉपर, तो मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है। तो एक युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप्स को खोल सकते हैं, जैसे बहुत अच्छे देखिए उत्पादन लोग कर रहे हैं, बागवानी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं या फिर कमर्शियल क्रॉप्स का उत्पादन कर रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए देखिए 2023-24 में कृषि वर्धक निधि की स्थापना की गई थी, जिसमें कि चुनौतियां भी थी, इनोवेशन था और किफायती समाधान उपलब्ध कराना था। तो कृषि और संबंधित क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण, यानी कि सकल पूंजी निर्माण क्षेत्र में बहुत सारा उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति होती है। कृषि में निजी निवेश को बढ़ावा देना, निजी निवेश को यानी कि सार्वजनिक निवेश पिछले कुछ वर्षों में 4 से 5% के बीच में स्थिर रहा है। कृषि में पूंजी निवेश और इसकी विकास दर के बीच में प्रत्यक्ष संबंध है। किसान क्रेडिट कार्ड देखिए केसीसी 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री जो थे यशवंत सिन्हा, उनके द्वारा जारी किया गया था। और किसान क्रेडिट कार्ड संस्थानिक ऋण तथा किसानों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रभावी पहल है। इसमें ऐसे किसान जो कि 5,000 या अधिक मूल्य से अधिक ऋण के लिए योग्य हैं, 5,000 है या 50,000 है, इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड के हकदार होंगे। किसान क्रेडिट कार्ड 5 वर्षों के लिए वैध होगा और प्रत्येक निकासी का भुगतान 12 माह के अंदर करना होगा। अगर आप निकाल लेते हैं पैसा तो 1 साल के अंदर आपको उसको भरना होगा। नाबार्ड जो है क्रेडिट कार्ड की प्रबंधक इकाई है, जबकि सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वाणिज्यिक बैंक इसे किसानों को वितरित करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के प्रबंधन करता है नाबार्ड, और सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा वाणिज्यिक बैंक इसे किसानों को वितरित करते हैं। वर्ष 2012 में किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को एटीएम क्रेडिट कार्ड निर्गत किए जा रहे हैं, 2012 से किए जा रहे हैं। 12 जुलाई 1982 का दिन याद रखना होगा, यह एग्जाम में कई बार लिखने का काम आएगा आपको। 12 जुलाई 1982 ये नाबार्ड की स्थापना का दिन है, ठीक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म भी आ चुका है एग्जाम में, स्थापना का दिवस भी आ चुका है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। तो नाबार्ड का देखिए फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक, एन से नेशनल, ए से देखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तिथि याद कर लीजिए 12 जुलाई 1982। एक साल में हम देखते हैं कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 12 महीने हमको ऋण की आवश्यकता पड़ेगी, किसके लिए, खेती करने के लिए। तो हम नाबार्ड से लेंगे। तो 12 जुलाई, खेती कब करते हैं, बारिश के सीजन में ही, लगभग जून जुलाई, तो जुलाई याद रखना है। और 1982 1982 इसको कैसे भी करके याद रखना है, 12 जुलाई 1982। तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। और ग्रामीण साख के क्षेत्र में वे सारे कार्य जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किए जाते थे, अब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा किए जा रहे हैं। तो ये कृषि एवं ग्रामीण विकास है तो क्या उपलब्ध कराता है, वित्त उपलब्ध कराता है। ये बैंक नहीं है, ये क्या है, संस्था है, ये बैंक नहीं है, ये वित्त निर्धारण वाले जो पुनर्वितरण करते हैं वित्त का, तो कराने वाली ये कृषि, ये शीर्ष संस्था है, किसके लिए, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए। तो इसके कार्य देख लेते हैं, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको थोड़ा सा धीरे से कर रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के कार्य क्या क्या है, फंक्शंस ऑफ नाबार्ड। तो पहला देखिए, पहला है इसका कि यह जो बैंक है ग्रामीण शाख के क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है। समन्वित ग्रामीण विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नाबार्ड क्या करता है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों, छोटे उद्योगों, कुटीर एवं ग्राम उद्योगों, हस्तशिल्प एवं ग्रामीण दस्तकारियों और अन्य संबंधित क्रियाओं के सभी प्रकार के उत्पादन एवं निवेश के लिए पुनर्वित्त संस्था के रूप में कार्य करती है। रिमबर्समेंट करता है ना,
पुनर्वित्त संस्थान के रूप में ये कार्य करता है। तो नाबार्ड क्या था? कृषि और संबद्ध क्षेत्र, छोटे उद्योग, हस्तशिल्प, कुटीर और ग्राम उद्योग, दस्तकारियां, ग्रामीण दस्तकारियां, इन सभी को संबंधित क्रियाओं के लिए, उत्पादन एवं निवेश के लिए पुनर्वित्त संस्थान के रूप में कार्य करता है। दूसरा देखिए, राज्य के जो जितने भी सहकारी बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, भूमि विकास बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, उनके द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। केंद्रीय व राज्य सरकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के निरीक्षण की जिम्मेदारी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को सौंपी गई है। इसके साथ ही कृषि, भूमि विकास बैंक एवं अन्य सरकारी संस्थाएं भी स्वेच्छा से इस बैंक का निरीक्षण करवा सकती हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य सरकारी बैंक के निरीक्षण की जिम्मेदारी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को सौंपी गई है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अनुसंधान एवं विकास फंड रखता है, ठीक है, ताकि वह कृषि व ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में अनुसंधान को प्रोत्साहित कर सके। तो ये सब थे आपके नाबार्ड के फंक्शन। भूमि बंधक बैंक क्या होता है? भूमि विकास बैंक जिसको कहा जाता है लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो ये दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इन बैंकों का उद्देश्य किसानों को उनकी भूमि को बंधक रखकर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना होता है। इस प्रकार के ऋण सामान्यतः 15 से 20 वर्ष की अवधि के लिए दिए जाते हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो किसी कृषि भूमि को क्रय करने, कृषि भूमि में सुधार करने और ट्रैक्टर, थ्रेशर तथा अन्य कृषि उपकरणों को क्रय करने, खेत में ट्यूबवेल लगाने आदि उद्देश्य के लिए भूमि को इन बैंकों के पास गिरवी रखकर दीर्घकालिक ऋण प्राप्त करते हैं। तो 15 से 20, दीर्घ का हमने कहा दीर्घ में 20 आएगा, तो 15 से 20 वर्ष तक की अगर लंबी अवधि के लिए हमें ऋण लेना है तो किसके लिए? कृषि भूमि हमें क्रय करना है या फिर उसमें कुछ सुधार करना है, ट्रैक्टर, थ्रेशर ये सब लेना है, उपकरण खरीदने हैं, तो हम क्या करेंगे? इन बैंकों को गिरवी इन जो भूमि है इनको बैंक के पास गिरवी रखेंगे। कृषि अवसंरचना निधि, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो वित्त पोषण की सुविधा है। इंफ्रास्ट्रक्चर निधि, फसल कटाई के बाद अगर आपको प्रबंधन करना है, अपनी कृषि संपत्तियों को निर्माण करना है, तो 3% की ब्याज दर से ये मिलता है। 3% आपको ब्याज दर के इसको मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बनाना, आपको भंडारण के लिए चाहिए, फसल कटाई के बाद आप कहाँ रखेंगे, कैसे प्रबंधन करेंगे, तो इसके लिए निधि दी जाती है। कृषि अवसंरचना निधि योजना में राज्य और केंद्र सरकार किसी अन्य योजना के साथ अभिसरण करने की सुविधा है। कृषि क्षेत्र में निवेश की दृष्टि से ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। कृषि कीमत निधि क्या है? कृषि कीमत है कि किसानों से खाद्यान्नों के लाभप्रद मूल्य पर खरीद, बफर स्टॉक को कायम रखना, भंडारण, परिवहन, खाद्यान्न के मूल्य में स्थिरता लाना इत्यादि इसमें शामिल है। खाद्यान्न के मूल्य में स्थिरता लाना, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार कृषि वस्तुओं का न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल बुआई मौसम शुरू होने से पहले ही घोषित करती है, जिससे कि किसान फसल उगाने के संबंध में निर्णय ले सके। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग क्या है? भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक कार्यालय है। यह आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था। यह कृषि उत्पादों के संतुलित एवं एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इस आयोग के द्वारा 22 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए गए। कितने? 22 फसलों के एमएसपी जारी किए गए। उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों के द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार रहती है। पूरी मात्रा क्रय करने के लिए, तो कुछ भी हो जाए, अगर आप फसल उत्पादन किए हैं, आपको मार्केट में नहीं भी जाना है, तो आपको सरकार जो है आपके अनाज को पूरी तरीके से खरीद लेगी। जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो, मान लीजिए कि बाजार में धान का मूल्य या गेहूं का मूल्य गिर रहा है, तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय करके उनके हितों की रक्षा करती है। तो उनको मार्केट प्राइस से नीचे बेचने की जरूरत नहीं है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल बोने से पहले करती है। बोने से ही पहले ये याद रखना है कि बोने से पहले कर लेती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर वर्ष में 2 बार, एक बार रबी के लिए, एक बार खरीफ के लिए, मौसम में फसल बुआई के आरंभ में की जाती है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर कौन कौन सी फसलें हैं? तो देखिए, खाद्यान्न में होता है धान है, गेहूं है, जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का और रागी। दलहन में है चना है, अरहर, तुअर है, मूंग है, उड़द है, मसूर है। चना, तुअर, मूंग, उड़द, मसूर। धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, इन सब का न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। तिलहन में देखते हैं, तिलहन में कौन कौन से हैं? तो मूंगफली है, सरसों है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, तिल है, नाइजर सीड्स है,
कुसुम, देखिए कुसुम कंफ्यूज करता है, सनफ्लावर सीड, कुसुम का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य है, सूरजमुखी का है ही, सोयाबीन का है, नाइजर सीड्स का है। अन्य फसलों में कोपरा, सूखा नारियल, नारियल का है, कपास, कच्ची पटसन, इनका भी है। तो 7 प्रकार के तिलहन हो गए। 3 प्रकार का देखिए अन्य फसल है। उधर खाद्यान्न दिया था, तो खाद्यान्न में कितने थे? 7 खाद्यान्न में थे। दलहनी उपजे 5। अब आपको क्वेश्चन याद आ रहा होगा, अगर एग्जाम में आया है, कितने प्रकार की दाल में एमएसपी होता है, कितने प्रकार की दाल, ये प्रश्न आ चुका है प्रीलिम्स में, ठीक है। तो चना है, अरहर, तुअर है, मूंग है, उड़द है, मसूर है। तो 5 प्रकार की दाल में है, 7 प्रकार के खाद्यान्न में है, जिसमें कि मुख्य रूप से धान, गेहूं तो है ही, ज्वार बाजरा याद रहता है, मक्का है, और एक मिलेट्स सिर्फ रागी है, ठीक है। मिलेट्स में क्या है? सिर्फ रागी है। तो 7 प्रकार के खाद्यान्न, 5 प्रकार की दलहन और 7 प्रकार के तिलहन। तो तिलहन भी 7 है ना, अनाज, और ये भी ऑप्शन में था कि दलहन और तिलहन बराबर है क्या, तो 7 प्रकार का अनाज है और 7 प्रकार के तिलहन है। सूरजमुखी, नाइजर सीड्स, तिल, कुसुम, सनफ्लावर सीड। तो तिलहन। अन्य फसल में कोपरा है, कपास है और कच्ची पटसन है, एकदम याद रखना है इसको। तो 7 + 7 + 5 + 3, तो इतने प्रकार की फसलों के लिए आपको 22 प्रकार की फसलों के लिए क्या है? एमएसपी निर्धारित है। प्रमुख कृषि उत्पाद फसलों के लिए सरकार की मूल्य नीति में उत्पादकों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया गया है, ताकि उच्च निवेश एवं उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके और इस तरह से उचित कीमतों पर आपूर्ति उपलब्ध कराकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। तो उत्पाद की लागत पर मार्जिन के रूप में न्यूनतम 50% सुनिश्चित करने के लिए एमएसपी, देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी की सिफारिश करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग उत्पादन की लागत, समग्र मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय कीमतें और कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों के विषय में व्यापार की शर्तें जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है। वित्तीय वर्ष 18-19 में केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के 1.5 गुना स्तर पर रखने के लिए पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। एमएसपी हर तरीके से महत्वपूर्ण है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नीति आयोग का प्रस्तुत मॉडल क्या था? देखिए 22 प्रकार की कृषि उपज, अब फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, 7 प्रकार के खाद्यान्न, 5 प्रकार की दाल, 7 प्रकार का तिलहन और 3 प्रकार का अन्य है, जिसमें कि नारियल, कोपरा, कपास, पटसन है, ठीक है। तो 22 प्रकार के कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। नीति आयोग के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में 3 मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। तो इसमें देखते हैं कि बाजार आश्वासन योजना है, मार्केट एश्योरेंस स्कीम। इस योजना के अंतर्गत राज्यों के द्वारा कृषि उपजों की खरीद की जाएगी। राज्यों के द्वारा खरीद के उपरांत एमएसपी की कुछ सीमा तक हानि होने के संदर्भ में क्षतिपूर्ति तथा राज्यों के द्वारा क्रय की गई उपजों की बिक्री से प्राप्त मूल्य द्वारा करने का प्रावधान किया गया है। बाजार आश्वासन योजना, मूल्य अंतर खरीद योजना, प्राइस डेफिशिएंसी प्रोक्योरमेंट स्कीम। इस योजना के तहत विक्रय मूल्य मॉडल के द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य से कम है, तब ऐसी परिस्थितियों में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की वास्तविक मूल्य के अंतर की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी, लेकिन यह राशि जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3 मॉडल है, देखिए ना कि हम भाई किस रेट में देंगे, एमएसपी शासन किस रेट में देगी। तो पहला जो था ना बाजार आश्वासन योजना, इसमें राज्यों के द्वारा कृषि उपजों की खरीद की जाएगी सबसे पहले तो, ठीक है। जो भी कृषि उत्पाद, धान हुआ तो धान की क्या की खरीद कर ली गई, और राज्यों के द्वारा खरीद के उपरांत एमएसपी की कुछ सीमा तक हानि होने के संदर्भ में क्षतिपूर्ति तथा राज्यों के द्वारा क्रय की गई उपज की बिक्री की से प्राप्त मूल्य के द्वारा करने का प्रावधान किया गया है। तो क्षतिपूर्ति तथा राज्यों के द्वारा क्रय की गई उपजों की बिक्री से प्राप्त मूल्य द्वारा इसकी पूर्ति की जाएगी। हानि की पूर्ति, जो भी हानि होगी इस प्रकार से की जाएगी इसकी क्षतिपूर्ति। अगर मूल्य में अंतर है कि विक्रय मूल्य मॉडल के द्वारा जो विक्रय मूल्य हमने डिसाइड किया गया था योजना के अंतर्गत, जो विक्रय मूल्य है मॉडल के द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य से कम है, तो ऐसी परिस्थिति में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य और वास्तविक मूल्य का अंतर है उसका भी क्षतिपूर्ति दिया जाएगा, लेकिन वो 25% से कम होना चाहिए। निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना है कि निजी उद्यमियों के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपज क्रय की जाएगी और सरकार के द्वारा इन उद्यमियों को कुछ नीतिगत और कर प्रोत्साहन योजना दिया जाएगा, जिससे कि यह प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। तो बाजार आश्वासन, मूल्य अंतर खरीद योजना और निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना है। तो राज्य आवश्यकता अनुसार किसी को भी अपना सकता है। खरीद मूल्य, प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होता है? खरीद मूल्य वह मूल्य जिसकी घोषणा सरकार वर्ष में खरीफ और रबी फसलों को क्रय करते समय करती है, ठीक है। प्रोक्योरमेंट, तो एक वर्ष में वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रेरणा मिले और दूसरे और कम वर्ग को भी उचित मूल्य में कृषि वस्तुएं प्राप्त हो सके, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। सामान्य खरीद मूल्य जो होता है खुले बाजार मूल्य से कम होता है और न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होता है, प्रोक्योरमेंट प्राइस। ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है।
कि यह जो मूल्य होता है, सामान्य खरीद मूल्य जो खुले बाजार मूल्य से कम होता है और न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होता है। निकासी प्राइस क्या है? देखिए, इशू प्राइस वह मूल्य होता है जिस पर सरकार सार्वजनिक वित्त प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय भंडार गृहों, भारतीय खाद्य निगम से मूल्य फेयर प्राइस शॉप को अनाज निर्गमित करती है। फेयर प्राइस शॉप को देती है वह निकासी मूल्य है। आर्थिक लागत यानी कि इकोनॉमिक कॉस्ट, सामान्यतः आर्थिक लागत में निम्न 3 घटक शामिल होते हैं: किसानों का देय, न्यूनतम समर्थन मूल्य, संबंधी सहायक खर्च और वितरण लागत। बाजार मूल्य क्या है? बाजार में प्रसिद्ध मांग आपूर्ति के द्वारा जो भी होता है वो बाजार मूल्य है आपका। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कृषि विपणन उन सभी गतिविधियों, एजेंसियों और नीतियों के द्वारा शामिल किया जाता है जिनके द्वारा कृषि उत्पादों को किसान से लेकर के अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। फसल को काटना, उगाना, श्रेणीकरण करना, विभाजन करना, पैकिंग करना, ये सब इसमें शामिल है। सहकारी विपणन देखिए, सहकारी विपणन क्या चीज है? कृषि उत्पादों की विपणन प्रणाली की कार्यकुशलता का स्तर ऊंचा करने के लिए किसानों के मध्यस्थों के कपटपूर्ण व्यवहार से बचाकर उन्हें फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए सहकारी विपणन एक अच्छा विकल्प है। इसमें समितियां अपने सदस्यों के थोड़े थोड़े विपणन आदि को एकत्र करके मंडियों में थोक व्यापारियों के साथ प्रतियोगिता के साथ बेच सकती हैं। तो उनसे क्या होता है? उपज का उचित मूल्य उन्हें मिल जाता है। इसके अलावा उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण आदि अन्य अनिवार्य वस्तुएं उपलब्ध कराती है। भारत में छोटे और मध्यम श्रेणी के किसान हैं। ऐसे में किसान अपने कृषि उत्पाद को गांव में ही किसी व्यापारी, साहूकार, महाजन को विक्रय कर देते हैं। यदि कोई किसान अपने कृषि उत्पाद का विक्रय गांव के सामान्य बाजार, हाट और स्थानीय मंडियों में करता है तो उसे अनेक प्रकार का क्या देना पड़ता है? शुल्क देना पड़ता है। मध्यस्थों की एक श्रृंखला के कारण अपने उत्पाद का उचित मूल्य उन्हें नहीं मिल पाता है। बाकी इसमें नाफेड देखिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। पहले तो इसका फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ सकता है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कृषि उपजों के विपणन हेतु सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नाफेड की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1958 में। 2 अक्टूबर याद रखना है, फिर याद रखना है 1958। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नाफेड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ावा देकर किसानों को लाभ पहुंचाना। तो कृषि, बागवानी, वनोपज का विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण करना है। यह आवश्यक कृषि मशीनरी का वितरण करता है और किसानों को आवश्यक आदान जैसे कि बीज है, उर्वरक है, कीटनाशक है, ये सब प्रदान करता है। तो यह कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय व्यापार और आयात निर्यात को व्यवस्थित करता है। पहली बात तो 2 अक्टूबर 1958 नाफेड के लिए याद रखना है। एग्रीकल्चर को थोड़ा गांधी जी से रिलेट कर लीजिए तो 2 अक्टूबर याद हो जाएगा, ठीक है। और 1958 स्वतंत्रता के बाद की बात है, 58 को किसी भी तरीके से याद करना है, ठीक है। इसमें नाफेड का उद्देश्य जो है वो कृषि, बागवानी, वन उपज और विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण करना है। यह आवश्यक कृषि मशीनरी का वितरण करता है और किसानों को आवश्यक आदान, बीज, उर्वरक, कीटनाशक ये सब देता है। ये भी हमको ध्यान में रखना है। अब आते हैं ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्राइफेड। नाफेड, ट्राइफेड भी इम्पोर्टेंट है। जनजातीय लोगों के लिए देखिए शोषणकारी निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने के लिए जो भी पेड़, वनोपज वगैरह होते हैं उनका एकत्रीकरण करना, प्रसंस्करण, भंडारण और विकास की प्रमुख एजेंसी घोषित किया गया ट्राइफेड को। गेहूं और धान की सरकारी खरीद के लिए ट्राइफेड भारत खाद्य निगम के एजेंट और मोटे अनाज, दाल, तिलहन की खरीदी के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग के एजेंट के रूप में कार्य करता है। कृषि उत्पादों के मूल्य में उतार चढ़ाव होने से वाली जो नुकसान की भरपाई होती है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसे अनुदान देता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब होती है? 1987 में। 1987 में इसकी स्थापना हो रही ट्राइफेड की, काफी बाद में, है ना। और अप्रैल 1988 से ये ट्राइफेड जो है को पेड़ों तथा वनों के ये सब कार्य करना शुरू कर देता है। मतलब पेड़ों एवं वनों के उत्पादों के एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, भंडारण और विकास की प्रमुख एजेंसी घोषित किया गया है। ट्राइफेड याद रखना है, नाफेड याद रखना है। अब आते हैं कृषि विपणन व्यवस्था में विद्यमान दोष क्या क्या है, कमी। तो है, सबसे पहले तो है किसान ऋण पर निर्भर है, ठीक है। ऋण बिना फाइनेंस के, एफ, पहला एफ देखिए, फेलियर्स में हमेशा एफ आता है। तो किसान पर ऋण का क्या है? भार है। विपणन हेतु भी वित्त का अभाव है। बेचने के लिए भी आपको फाइनेंस, विपणन के लिए, मार्केटिंग के लिए भी फाइनेंस चाहिए। अनियमित मंडियों में कपटपूर्ण रीतियाँ, ठीक है, अनियमित है, कपटपूर्ण रीतियाँ हैं। फंक्शनरीज फेलियर है, ठीक है।
मूल्य संबंधी सूचना का अभाव, इंफॉर्मेशन का अभाव है मूल्य संबंधी। अल्प विकसित परिवहन व्यवस्था, ठीक है, परिवहन आपका सही नहीं है, अल्प विकसित है। बहुत अधिक शुल्क एवं प्रभार, ठीक है, बहुत अधिक शुल्क एवं प्रभार। मध्यस्थ मीडिएटर्स बहुत ज़्यादा हैं। श्रेणी विभाजन का अभाव एवं दड़ा प्रणाली। दोषपूर्ण संग्रहण व्यवस्था, संग्रहण यानी कि कलेक्शन, तो संग्रहण व्यवस्था दोषपूर्ण है। कोई भंडार गृह नहीं है अच्छा सा जहाँ पे इसको रखा जा सके ताकि विपणन किया जा सके, वो सुरक्षित रहे। ऋण भार ज़्यादा है, वित्त का अभाव है, कपटपूर्ण रीतियाँ हैं, मीडिएटर है, मूल्य संबंधी सूचना का अभाव है, जागरूकता का अभाव है, परिवहन का इशू है। इतनी सारी इसमें समस्या है। तो समस्या है तो समाधान भी होगा। समाधान क्या क्या है? नियमित मंडियों की स्थापना करना, एक ही राष्ट्रीय बाजार का विकास करना, कृषि उत्पादों का श्रेणी विभाजन और मानकीकरण करना, किसानों को बाजार से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराना, यातायात सुविधाओं का विकास करना, मानक बाट और माप तौल की अनिवार्यता, कृषि उत्पादों के उचित भंडारण व्यवस्था का विकास करना, किसानों को वित्त एवं साख सुविधाएं उपलब्ध कराना, उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण यानी एमएसपी का निर्धारण करना, सरकारी खरीद की उचित व्यवस्था को सुनिश्चित करना। तो कृषि विपणन में सुधार के उपाय ये सब दिए गए हैं। आदर्श कृषि विपणन समिति अधिनियम भी बनाया गया था। कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम 2003 के अधीन विनियमित किया जाता है। तो इसके अंतर्गत, इस मॉडल के अंतर्गत क्या क्या व्यवस्था की गई है? तो उपभोक्ताओं के लिए देखिए बाजार का निर्माण करना, किसानों के लिए, जिसमें कि किसान क्या करेंगे ना, डायरेक्ट बिना मीडिएटर के सीधे उपभोक्ताओं को सामान बेच सकते हैं। तो एक बाजार का निर्माण करना, फिर उनका पंजीकरण की अनुमति देना है। मध्यवर्ती संस्था अगर कोई होती है तो मध्यवर्ती संस्थाओं के समान ही उनकी पंजीकरण की अनुमति देना है। कृषि उत्पादन बाजारों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। तो पहला हमने देखा बाजार का निर्माण। सबसे पहले भैया हम एक बाजार बना दिए, ठीक है, जाओ और वहां पे बेचो, किसी भी मध्यस्थता की आपकी आवश्यकता नहीं है, अपना ही पंजीयन कर लो। जैसे मध्यस्थ मीडिएटर पंजीयन करता था वैसे आप पंजीयन कर लो और वही बाजार में प्रतिस्पर्धा को, कंपटीशन को बढ़ावा देना है। किसान अपने कृषि उत्पादों को सीधे ठेके पर कृषि प्रायोजकों को बेच सकता है। बाजार क्षेत्र में बेचे जा रहे कृषि उत्पादों पर एक बाजार शुल्क की व्यवस्था। बाजार में कार्य कर रहे लोगों के लाइसेंस की जगह पे पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करना। उसके बाद जो भी कमाए गए राजस्व हैं उससे बाजार के आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा बाजार को सुंदर बनाना है। यह आदर्श कानून राज्य की एपीएमसी बाजार मंडियों के गठन का अधिकार देती है। इनमें बहुत सारे राज्यों ने आदर्श एपीएमसी कानून के प्रावधानों को आंशिक तौर पर अपनाया है और एपीएमसी कानून में आवश्यक बदलाव भी किए गए हैं। मंडियों का जो निर्माण करना होता है ना, कि मंडी अच्छा हो, सुंदर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, बिना मीडिएटर के वहां पे लोग पहुंचे और अपने उनका विपणन करें। फिर देखते हैं नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट क्या है। ई नाम, राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करने हेतु मौजूदा कृषि उपज विपणन समितियों एवं कृषि मंडियों का एक प्रसार है। ई नाम पोर्टल सभी कृषि उपज जो विपणन समितियां होती हैं उससे संबंधित सूचना और सेवाओं के लिए सिंगल विंडो प्रदान करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि सेवाओं जो भी इसमें जो जितनी सेवाएं हैं उनके बीच में उपज के आगमन की कीमत, व्यापार प्रस्तावों को खरीदने और बेचने, व्यापार प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान शामिल है। राष्ट्रीय कृषि बाजार कहने को तो एक वर्चुअल या आभासी बाजार है, लेकिन यह किसी भी किसान एवं व्यापारी को देश में किसी भी कृषि मंडी में कृषि उत्पादों को खरीदने और बेचने की सुविधा प्रदान करता है। राष्ट्रीय कृषि बाजार का विकास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये टैग है, इसका एक टैग लाइन है अच्छा खासा है। देखिए ई नाम का टैग लाइन क्या है? उत्तम फसल उत्तम इनाम। कौन चलाता है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। एक वर्चुअल आभासी बाजार है, किसान एवं व्यापारी को कृषि मंडी में जिन्सों को खरीदने और बेचने की सुविधा प्रदान करता है। तो ये नाम अगर आता है तो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करने हेतु मौजूदा कृषि उपज विपणन समितियों एवं कृषि मंडियों का एक प्रसार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके लाभ क्या है? उचित मूल्य प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे किसानों को ज्यादा भटकना नहीं पड़ता, एक ही प्लेटफॉर्म पे उत्पाद को खरीदने और बेचने का अवसर मिलता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है कृषि उपज, मूल्य स्थिर रहता है। देश की सभी मंडियों को धीरे धीरे इसी में बदला जा रहा है। भारत में पहली बार एक राष्ट्रीय कृषि बाजार विकसित होगा और इसमें मूल्य के संबंध में विषमता समाप्त होगी, दक्षता और मंडियों के संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी। तो एक पूरे देश में एक कॉमन ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से कृषि उपज विपणन समितियों यानी कि एपीएमसी कृषि उपज
विपणन समिति, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी व मंडियों को जोड़ने के लिए 200 करोड़ से प्रारंभिक आवंटन राष्ट्रीय कृषि बाजार 1 जुलाई 2015 को अनुमोदन किया गया था। 16 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए 8 राज्यों और 21 मंडियों में औपचारिक तौर पर ई नाम की शुरुआत की थी। कब हुई थी? 2016, याद रखना है 2016, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। 2016 नाम ई मंडी, ठीक है। 18 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश, 1000 मंडियां। किसान उत्पादक संगठन क्या है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे जितने भी ना छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास 1-1 हेक्टेयर से कम है, तो कुल भूमि क्षेत्र का जो 86% है उससे अधिक छोटे और सीमांत किसान के पास है, तो उनके उत्पादन और उत्पाद के बाद जो परिदृश्य होते हैं, उत्पादन प्रौद्योगिकी तक पहुंच, उचित कीमत पर गुणवत्तापूर्ण साजो सामान, बीज उत्पादन, खेती की जो मशीन इकाई है, मूल्यवर्धित उत्पाद, प्रसंस्करण, ऋण, निवेश, मौजूदा बाजार में जो भी चुनौती उनका सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से किसान उत्पादकों के संगठन के गठन के माध्यम से अर्थात सामूहिकीकरण के द्वारा ऐसी चुनौतियों का सामना करना जिससे कि किसान अपनी आय बढ़ा सके, यही है उत्पाद संगठन। तो संगठन का मतलब ये होता है कि आओ भाइयों संगठित हो जाएं और जो हमारे कॉमन फायदे की बातें हैं उस पर, कॉमन जो हमारा विल है, कॉमन भलाई है हमारी, उसके बारे में आय बढ़ाया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत देखिए जो FPO का गठन, बढ़ावा, उत्पाद, ये सब किया गया था। इसमें एक जिला एक उत्पाद योजना, सुने होंगे, एक जिला एक उत्पाद योजना पे केंद्रित किया गया। उत्पादकता, बाजार पहुंच, विविधीकरण, मूल्यवर्धित प्रसंस्करण, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसमें लागत प्रभावी कार्य किए गए हैं। कृषि विपणन और कृषि अनुकूल सुधार संकेतक, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड द फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स। तो ई राष्ट्रीय बाजार पहल, विपणन, फल सब्जियों के उपचार के लिए, फिर इसमें प्रतिस्पर्धा, दक्षता, पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए कृषि विपणन और कृषि अनुकूलन सुधार संकेतक, ये सब की संज्ञा दी गई है। न्यूनतम अंक 0 से लेकर के मैक्सिमम अंक 100 तक इसमें होता है, और यही संकेतक में हम देखते हैं कि 0 से 100 तक की मार्किंग की जाती है, वर्गीकृत किया गया राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को। तो जो ये रैंकिंग होती है उसके आधार पे राज्यों का अनुक्रम भी होता है कि भूमि का कैसे उपयोग कर रहे हैं, निजी खेती कर रहे हैं कि सहकारी कृषि कर रहे हैं, विपणन संबंधी सुधार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कर्नाटक राज्य में हम देखें काफ़ी ज़्यादा इसमें शीर्ष स्थान पे आने का इनका दिख रहा है। इसमें इन्होंने भूमि पट्टे के उदारीकरण और निजी भूमि पर जो पेड़ उगे होते हैं उनके काटे जाने संबंधी प्रतिबंधों को लेकर के पिछड़ापन है। दूसरा कारण यह है कि ई राष्ट्रीय कृषि बाजार से नहीं जुड़ पाया है, तथापि कर्नाटक ने स्वयं का यूनिफाइड मार्केट जो है प्लेटफॉर्म बनाया है, ई मार्केट सर्विस के द्वारा इसमें कार्य किया जाता है। बाकी भी राज्य यूपी, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर जैसे मुख्य राज्य इसमें शामिल हैं जो कि सुधार कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र से संबंधित प्रौद्योगिकी देखिए, किसान ड्रोन प्रौद्योगिकी क्या क्या है। किसान आप देखिए ना, कीटनाशक छिड़कना है, उर्वरक छिड़कना है, तो इसके लिए या फसल मूल्यांकन करना है, जमीन का मूल्यांकन करना है, भूमि का डिजिटलाइजेशन करना है, तो ऐसे में किसान ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है और इसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। इवन ये बहुत ज़्यादा अभी और आधुनिक हो चुका है, AI से इसको ऐड किया गया है। तो कीटनाशक पोषक तत्वों 100 किसान ड्रोन के साथ ड्रोन किसान यात्रा शुरुआत की गई थी। 5 से 10 किलोग्राम की क्षमता होती है ड्रोन के द्वारा। बहुत ही कम समय में कीटनाशक पोषक तत्वों का छिड़काव आसानी से किया जा सकता है। शॉर्ट नोट में कहीं आया हुआ था किसान ड्रोन में लिखना था। तो इसका कार्य क्या क्या है, फसल मूल्यांकन वगैरह इसमें सबसे पहले कार्य आ जाएगा। फसल मूल्यांकन, डिजिटलाइजेशन, अभिलेखों का, कीटनाशक पोषक तत्वों का छिड़काव। फिर कितना ले जा सकता है, 5 से 10 किलोग्राम ले जा सकता है। फिर इसमें कम मेहनत की जरूरत पड़ती है छिड़काव के लिए, समय की बचत होगी, श्रम की बचत होगी। किसान मछुआरे आसानी से फल, सब्जी, मछलियों आदि को सीधे बाजार तक ले जा सकते हैं। बाढ़ या सूखा है कहीं तो ड्रोन आसानी से वहां पहुंच के मूल्यांकन कर सकता है। तो किसान ड्रोन पे शॉर्ट नोट आएगा तो लिख सकते हैं। किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर होता है 1800 180 1551। कभी कभी टोल फ्री नंबर जब रहता है तो ट्राई भी करना चाहिए करके। किसानों को सप्ताह के 7 दिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक किसान कॉल सेंटर। यहाँ पे आप बताएंगे कि कौन से AI हैं, वो 2 नाम बताएंगे मेल और फीमेल का, कि कौन से 2 AI हैं जो यहाँ पे DD समाचार में कृषि वाले में ये काम करते हैं। टेलीविजन चैनल में ऑडियो वीडियो ये सब प्रसारित किया जाता है। कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल बर्जिंग, वॉइस मेल सर्विस, विशेषज्ञों के माध्यम से कॉल कॉन्फ्रेंसिंग,
कॉल, वेट टाइम, ये सब यहाँ पे सुविधाएं हैं। डिजिटल कृषि क्या होता है? डिजिटल कृषि 2.0 को विभिन्न कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के क्रियाकलापों के संबंध में सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करके कृषि उत्पादन में वृद्धि के द्वारा देश के समूचे विकास सुधार के लिए प्रमुख स्थान दिया गया है। तो ई गवर्नेंस का समय चल रहा है, ई क्रांति चल रही है, तो कृषि में भी देखा जाए डिजिटल कृषि का समय है। इसमें सूचना है, शीघ्र फसल कार्यक्रम है, अन्य पिलर व्यापक रूप से इसमें प्रबंधित किए गए हैं। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भारतीय कृषि को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म साइबर एग्रो फिजिकल सिस्टम के माध्यम से खेती को व्यवहार्य, आत्मनिर्भर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्यम बनाने के लिए ICR मतलब कि इंडियन जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने 113 अनुसंधान संस्थान बनाए हैं। और KVK आप लोग सुने होंगे, कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में रहता है। कृषि विज्ञान केंद्र तैयार किया गया, वहाँ पे कंप्यूटर, उपग्रह, इमेजनरी अनुसंधान के लिए सुपर कंप्यूटिंग सुविधा के साथ सेंसर के उपयोग को एकीकृत करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से कृषि कार्यों में अनिश्चितता और जोखिम को कम करने में ये मददगार है। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो 2023-24 में हम देखते हैं कि खुले स्रोत, खुले मानक और अंतर प्रचालन योग्य लोकहित के रूप में कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने का प्रावधान किया गया है। इससे कि फसल नियोजन एवं स्वास्थ्य के लिए संगत सूचना सेवाओं, फार्म इनपुट, बेहतर सुलभता, फसल का आकलन, मार्केट इंटेलिजेंस और एग्रीटेक इंडस्ट्री एवं स्टार्टअप्स के विकास के लिए समर्थन के माध्यम से समावेशी किसान केंद्रित समाधान संभव हो पाएंगे। कई सारे ऐप हैं, देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको आप कहीं कहीं पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे किसान पोर्टल है, किसान पोर्टल, उसमें खेती का तरीका, बीजों के किस, मशीन, उपकरण, ये सब के बारे में बताया जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी है, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल है, किसान सुविधा ऐप है, एग्री मार्केट ऐप है। इतने सारे प्रकार के एप्लीकेशन है जो अवेलेबल हैं। फसल बीमा ऐप है, उन्हीं में पूसा कृषि के नाम से है। इंडिया वेदर है, जैसे मौसम का पूर्वानुमान आपको लगाना है, ठीक है। पूसा कृषि में देखिए लैब टू लैंड, लैब प्रयोगशाला से खेत तक सपने को साकार करने के लिए इसका लोकार्पण किया गया था। इंडिया वेदर है, मौसम का पूर्वानुमान आपको लगाना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है इंडियन काउंसिल फॉर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, जो कि यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कार्य करता रहता है, हैंडबुक प्रकाशित करता है, समन्वय, मार्गदर्शन और अनुसंधान ये सब का कार्य करता है। फिर देखिए वायदा बाजार। वायदा बाजार क्या होता है? एक ऐसा बाजार है जिसमें कि मानकीकृत वित्तीय उपकरण और भौतिक वस्तुओं का भविष्य की किसी भी पूर्व निर्धारित तिथि को क्रय विक्रय किया जाना तय होता है। वायदा मतलब प्रॉमिस कर लिए, भविष्य में हम क्रय विक्रय करेंगे, तो वायदा बाजार को प्रॉमिस से रिलेट करिए, और जिसमें मानकीकृत वित्तीय उपकरण और भौतिक वस्तुओं का भविष्य की किसी भी पूर्व निर्धारित तिथि को क्रय विक्रय किया जाना तय होता है। मूल्य तय कर लेते हैं, अनुबंध का समय तय कर लेते हैं। भारत में प्रथम संगठित बाजार 1875 में स्थापित किया गया था और इसका नाम बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन था। इसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ACE डेरिवेटिव्स एंड कमोडिटी एक्सचेंज, इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज, ये सब लिस्टेड है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड देश भर में वायदा बाजार को विनियमित कर रहा है और इससे पहले यह वायदा बाजार आयोग करता था। आगे देखिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA के बारे में दिया है कि इसमें इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं कि संयुक्त उद्यमों के माध्यम से पूंजी लगाकर और अन्य राहत एवं आर्थिक सहायता योजनाओं के द्वारा अनुसूचित उत्पादों के निर्यात से संबंध उद्योगों का विकास करना है। निर्यात उद्देश्य से अनुसूचित उत्पादों के मानक और विनिर्देशित तय करना है। इसमें निर्यातकों के रूप में व्यक्तियों का पंजीकरण करना है, पैकेजिंग में सुधार लाना है, विपणन में सुधार लाना है और निर्यात उन्मुख उत्पाद का प्रोत्साहन और अनुसूचित उत्पादों का विकास करना है। जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की भी शुरुआत इसके अंतर्गत की गई थी। तो इसमें लिस्टेड किया गया निर्यात एवं संवर्धन विकास के लिए जो फल, सब्जी, कोको, डेयरी, ये सब है, शहद, गुड़ है, ग्वार है, मूंगफली है, अखरोट है, इसकी पूरी लिस्टिंग की गई है प्रसंस्करण के लिए। अभी देखते हैं चाय उद्योग। चाय उद्योग में ये इम्पोर्टेंट है, इसका कई बार पूछा जा चुका है क्योंकि चाय उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो कि संसद के अधिनियम के द्वारा केंद्र सरकार के नियंत्रण में आता है। और यहाँ पे देखिए चाय बोर्ड के बारे में पूछता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। वेस्ट बंगाल में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए कोलकाता जो है इसका मुख्यालय है। और अगर विदेश में देखते हैं तो दुबई और मॉस्को, ये प्रश्न में आया हुआ है, दुबई और मॉस्को यहाँ पे मुख्यालय है। तो चाय के सभी विदेशी कार्यालयों को भारतीय चाय के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और प्रचार प्रसार करने के लिए डिजाइन किया गया था।
तो आयात और निर्यात के बीच में संपर्क स्थापित करने के लिए कार्यालयों का भी गठन किया गया है। और ये चाय उत्पादक व्यापारी, चाय के उपभोक्ता, चाय उत्पादक राज्य की सरकारों के प्रतिनिधि ट्रेड यूनियन के रूप में चुने जाते हैं। तो चाय बोर्ड का निर्माण। कृषि निर्यात नीति 2018 के बारे में बताया है कि निर्यात को बढ़ाने के लिए, किसान की आय को दोगुना करने के लिए क्या क्या कार्य किए गए थे। कृषि निर्यात नीति के उद्देश्य क्या थे? तो नए बाजार को तलाशना, हमारे उत्पादों को बढ़ाना, कमर्शियल क्रॉप्स की ओर बढ़ना, स्वदेशी, नवीन, जैविक, स्थानीय प्रजाति, पारंपरिक और गैर पारंपरिक कृषि उत्पादों को बढ़ाना, संस्थागत प्रणाली को विकसित करना, ये सब इसका उद्देश्य था। वैश्विक मूल्य श्रृंखला में जुड़ना है, भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना है, निर्यात के अवसर को बढ़ाना है। अब ये देखिए, विश्व व्यापार संगठन एवं कृषि सब्सिडी WTO के बारे में एक अक्सर प्रश्न पूछता है कि जैसे हम छूट देते हैं अपने किसानों को सब्सिडी, तो उससे ये होता है कि जो ओपन मार्केट में चैलेंजेस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम अपने किसानों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो सब्सिडी को दिए जाने या नहीं दिए जाने के बारे में हमेशा ये हमसे एग्री नहीं करता है WTO। तो देखते हैं इसमें क्या मामला है। सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली सब्सिडी या छूट को विश्व व्यापार संगठन के द्वारा सकल सहायता व्यवस्था कहा जाता है। सकल सहायता व्यवस्था, तो उनके अनुसार इनका ये कहना है कि कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली छूट, जैसे कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस में हम खरीद लेते हैं, साथ ही हम ऋण में दे रहे हैं उर्वरक के लिए, सिंचाई के लिए, बिजली के लिए, ये सब में हम क्या करते हैं, छूट देते हैं, सब्सिडी देते हैं। तो इससे कृषिगत मूल्य घट जाता है और संबंधित देश में कृषि क्षेत्र को अनुचित और अधिक वैश्विक पहुंच स्थापित करने में मदद करती है। ऐसी छूटें विश्व व्यापार में विसंगति उत्पन्न करती है। जैसे कोई भी चीज का मूल्य मान लीजिए हमारे यहाँ 10 रुपए है, तो वही मार्केट जो अगर हम देखें अगर छूट मिल जाएगा तो उसका रेट कहीं पे यही चीज जो है 20 रुपए मिल रही है, तो हम क्या करते हैं, इसको 10 रुपए वाला ही खरीदेंगे। हालांकि ये सब्सिडाइज्ड है, ये सब्सिडाइज्ड रेट है, तो इसमें जो वैश्विक मार्केट प्राइस है इसमें ये तो बढ़ा ही रहेगा। तो इसलिए इसमें काफी समय में ये विवाद रहता है इस इशू में। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या है? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी व्यापार में विकृति विसंगतियां उत्पन्न नहीं करती और न्यूनतम व्यापार विसंगति उत्पन्न करती है। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में हम लोगों ने ये देखा कि व्यापार में जो विसंगतियां उत्पन्न नहीं करती हैं, न्यूनतम व्यापार विसंगतियां उत्पन्न करती है, तो नहीं करें या तो न्यूनतम करें, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन के द्वारा इस प्रकार की सब्सिडी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसमें मूलतः वो सभी सरकारी व्यय और किसानों के लिए वैसे सभी प्रत्यक्ष आय सहायता कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं जो उत्पादन या मूल्यों के वर्तमान स्तर से संबंधित नहीं हो। इसमें सभी सरकारों की जो छूटें होती हैं, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, शोध एवं अनुसंधान, कृषि पुनर्संरचना, खाद्य सुरक्षा के लिए भंडारण व्यवस्था, कीट एवं रोग नियंत्रण, ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो WTO इसमें कोई दिक्कत नहीं है उसको, है ना। आप जो भी आप लगाना है सब्सिडी लगा सकते हैं। अंबर बॉक्स सब्सिडी क्या होती है? इसके अनुसार WTO के अनुसार अंबर बॉक्स सब्सिडी कृषि उत्पादों उत्पादन व्यापार विकृति विसंगति उत्पन्न करती है। यहाँ से इनको प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि विकृति या विसंगति उत्पन्न करती है ऐसी सब्सिडी, जिसके अंतर्गत सरकार की द्वारा दी जाने वाली सभी छूटें शामिल होती है जो उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बिजली में, सिंचाई में, उर्वरक में, कीटनाशक में, ये सब में जो हम छूट दे रहे हैं इसको कहती है WTO कि इसके अनुसार किसी भी सदस्य देश द्वारा इस प्रकार से दी जाने वाली सब्सिडी छूट को कम करें और एक विशेष स्तर तक लाना तय करें। इसकी सीमा उन देशों की सकल कृषि उत्पाद के प्रतिशत के रूप में है, जिसमें विकसित देशों के लिए 5% प्रतिवर्ष और जो डेवलपिंग कंट्री से विकासशील है उनके लिए 10% प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी विसंगति नहीं लाती, अंबर बॉक्स सब्सिडी व्यापार में विसंगति लाती है। तो इसमें जितने भी छूटें हैं, MSP हम दे रहे हैं, बिजली, सिंचाई, उर्वरक, ये सब शामिल है। कृषि उत्पादन तथा कृषि उत्पादकता को बढ़ाने वाले उपाय क्या है? तो भूमि सुधार करना है, सिंचाई, बीज, कीटनाशक, रसायन, यंत्रीकरण को बढ़ावा देना, टेक्नोलॉजी का विकास करना, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना, बहुफसल को बढ़ावा देना, बेहतर प्रबंधन और जनसंख्या भार को कम करना। अब आते हैं एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स में, जिसमें कि एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी आता है, पशुपालन और डेयरी। यह भी भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसमें दूध, अंडे, मांस, ये सब की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। डेयरी क्षेत्र में हम देखते हैं दुग्ध स्थान में हम प्रथम स्थान पे हैं, भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर होता है और वैश्विक दुग्ध उत्पादन का 23% योगदान दे रहा है। अंडे और मांस उत्पादन में देखते हैं तो अंडे और मांस उत्पादन में भी हम किसी न किसी रैंक पे ही आते हैं। तीसरे, अंडे में तीसरे और मांस में 8वें स्थान पे है। अभी इसको थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा रैंकिंग को, अंडे और मांस में हमारा क्या रैंकिंग है। मत्स्य पालन दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, तो इसमें भी आजीविका पशुपालन किसानों के अलावा मत्स्य पालन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा का विस्तार किया गया है। तो KCC जो फसल के लिए दिया जाता है उस मत्स्य पालन को भी कृषि का ही एलाइड सेक्शन माना गया है। तो मछुआरे, मछली विक्रेता, सूक्ष्म लघु उद्योग में कार्य करने वाले लोग इसमें शामिल हैं।
अब ये बोला है, देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो इससे हमको पता है इस योजना के अंतर्गत जो भी भूमि धारक पात्र किसान हैं उनको सुनिश्चित आय प्रदान करती है गवर्नमेंट। इसमें किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से, मतलब 2,000 की 3 समान किश्तें डीबीटी यानी कि प्रत्यक्ष खाते में दिया जाता है। अब इसमें भी वो लोग नहीं आते जिनके कि पति पत्नी सरकारी नौकरी में या फिर पेंशन भोगी है, उनको इनका लाभ नहीं मिलेगा। और इनके पोर्टल पर जो है राज्य के लाभार्थियों को अपलोड किया जाता है, किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा उनके खाते में राशि स्थानांतरित की जाती है। फसल बीमा योजना है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शुरुआत 2016 में खरीफ फसल के लिए किया गया था। एक मौसम एक दर का प्रावधान किया गया था। तो बीमित राशि पर कैंपिंग का प्रावधान हटा दिया गया ताकि किसानों को पूर्ण बीमित राशि की क्षतिपूर्ति मिल सके। तो क्षति हमेशा होती रहती है कुछ ना कुछ, वैसे में फसल बीमा आवश्यक होता है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू किया गया था 2016 में। एक मौसम एक दर, यानी कि एक मौसम रहेगा किसानों के लिए, एक मौसम एक दर। खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए 5% अधिकतम इसमें निर्धारित की गई थी राशि। तो फसल का उपज में जब भी जोखिम होता है बुआई के समय, बुआई के पूर्व, खड़ी फसल या फसल कटाई के बाद जोखिम इसमें शामिल किए गए हैं। और इसमें 14 दिनों में जैसे अवधि में चक्रवात आता है, बेमौसम बारिश होती है, ये सब खतरा, फसल नुकसान होता है, तो क्षतिपूर्ति भी प्रत्येक खेत स्तर पर करने का प्रावधान किया गया है। तो इसमें देखिए प्रीमियम दर ये सब दिया हुआ है, उतना ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, बस किस किस स्तर पे प्रीमियम दिया जाता है और किस स्तर पे लाभ दिया जाता है ये इसमें देख सकते हैं। तो कृषि सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मानसून पर निर्भरता कम करने के लिए लाया गया था। 2015 में लाया गया था। जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, ये सभी मंत्रालय इसमें शामिल है। जल शक्ति, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, तो ये सब इसमें शामिल है। इस योजना को 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। और इसमें क्या किया जाता है, जल के बढ़े हुए उपयोग, उच्चतर जल उत्पादकता, प्रति बूंद ज़्यादा फसल, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, जल उत्पादकता, पुनर्चक्रण, सिंचाई की सुविधा, ये सबको इसमें ध्यान दिया गया। हर खेत को पानी, ये सब 2-3 टैगलाइन याद रखना है, जल संचय और जल सिंचन। प्रधानमंत्री कृषि जो आपका सिंचाई योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, तो योजनाबद्ध तरीके से खेतों में जल पहुंचाना है, हर खेत को पानी, कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना है, सुनिश्चित सिंचाई का प्रबंधन करना है, जलाशय पुनर्भरण करना है, पानी बहाव को रोककर उपयोग में लाना है और फसलों का चयन आधुनिक सिंचाई तकनीक का प्रयोग करना है। टैगलाइन क्या है इसमें, ईच पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप, ये वाला जो ईच ड्रॉप मैं बोल रही थी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, हर खेत को पानी है, ये इसका टैगलाइन है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है, ये 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय स्थान के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मतलब आपकी मृदा की क्वालिटी क्या है, कितना पोषक तत्व है उसमें, ये ड्रोन के माध्यम से भी इसमें हेल्प ली जा रही है। तो किसी भी चीज़ की कमी है, यूरिया की कमी है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का आपका रेशियो क्या है, किस प्रकार के उर्वरक की आवश्यकता है, ऐसे बिना जाने ही नहीं कि आपकी मृदा में किस चीज़ की कमी है उसको जाने बिना आप उसमें उर्वरक डाले जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है हमको सॉइल हेल्थ कार्ड से कि सॉइल की हेल्थ कैसी है, और फिर उसी के हिसाब से आप उर्वरक का प्रयोग करें। तो उर्वरक का संतुलन को कम करने के लिए ये चलाया गया है। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का सामान्य अनुपात 4:2:1 होना चाहिए, 4:2:1 होना चाहिए। इसमें भिन्नता हो सकती है, उर्वरकों के प्रयोग के असंतुलन की वजह से भूमि की उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो इसी समस्या के समाधान हेतु मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई है और भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी को भी अब सीधे किसान के बैंक तक पहुंचाने की पहल की घोषणा की है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या होता है, ये एक प्रिंटेड कार्ड है, देखिए ये एक प्रिंटेड रिपोर्ट होता है जिसे कि किसान को उसकी प्रत्येक जोतों के लिए दिया जाएगा। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, फेरस, कॉपर, मैग्नीशियम, बोरॉन, ये सब इसमें मृदा में निहित होते हैं। 3 वर्षों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का प्रावधान है। टैगलाइन है स्वस्थ धरा खेत हरा, ये टैगलाइन याद रखना है, स्वस्थ धरा खेत हरा। नीम लेपित यूरिया, नीम कोटेड यूरिया जो होता है, इसमें नीम लेपित किया जाता है, जैविक खाद के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। नीम लेपित यूरिया में यूरिया का प्रत्येक दाना नीम तेल से लेपित होता है और मृदा में यूरिया के घुलन दर को कम करता है, मतलब धीरे धीरे घुलेगा यूरिया, एक साथ नहीं। अगर नीम लेपित रहेगा तो धीरे धीरे घुलेगा और धीरे धीरे घुल के नाइट्रोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा। नीम में ऐसे गुण होते हैं कि वो प्रत्येक स्तर पर नाइट्रोजन की क्षति को नियंत्रित करता है और नीम नाइट्रेट का निर्माण की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। तो नीम लेपित यूरिया का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, नाइट्रेट के निर्माण को धीमा कर रहा है, धीरे धीरे घुल रहा है, तो पौधों के लिए लंबे समय तक उपलब्ध रहेगा और उनकी वृद्धि में सहायक होगा। अब है परंपरागत कृषि विकास योजना, जैविक खेती को प्रोत्साहन देना है, खाद उर्वरक सबको कम करना है, जैविक खेती क्लस्टर निर्माण किया गया था और प्रति एकड़ भूमि पर देखिए 20,000 दिए जाएंगे, ऐसा प्रावधान था। जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा।
तो परंपरागत कृषि के अंतर्गत निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा। कौन कौन से बिंदुओं पर? प्रत्येक क्लस्टर में जैविक खाद के लिए संग्रहण, परिवहन और विपणन के लिए 1,20,000 की अधिकतम राशि देना। 3 वर्षों की अवधि के दौरान 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता। परंपरागत साधनों का प्रयोग करना, जैविक उत्पादों को बाजार के साथ जोड़ा जाना। और इसमें आवंटित किए गए कई क्लस्टर बना चुके हैं, राशि भी आवंटित की गई है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA है, ये भी सस्टेनेबल मतलब मृदा जल गुणवत्ता की मात्रा पर जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका सतत उपयोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर को सतत एवं निरंतर बनाए रखने के लिए इन दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का एवं धारणीय प्रयोग आवश्यक है। किनका? मृदा और जल का। तो मृदा और जल का इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि उसकी गुणवत्ता मतलब बनी रहे और आगे भी सतत प्रयोग किया जा सके। तो इसमें भूमि, पानी, जैव विविधता, आनुवांशिक संसाधन जैसे स्रोतों का संरक्षण किया जाएगा। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, उसमें पशुपालन, मछली पालन को बढ़ावा देकर जल का बेहतर प्रयोग, कीट प्रबंधन, कृषि भूमि के बेहतर प्रयोग, पोषण तत्वों का प्रबंधन करना, कृषि बीमा, साख सुविधा, बाजार सूचनाओं तक पहुंच, आजीविका विविधीकरण पर ध्यान देना आवश्यक है। तो राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य है अधिक उत्पादक, सतत लाभकारी, जलवायु प्रत्यास्थ इसको बनाना। पर क्रॉप मोड ड्रॉप है, इसमें मृदा उर्वरता मानचित्र, फिर सॉइल हेल्थ कार्ड वाला आ गया, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और अल्पीकरण क्षेत्र में जारी करना, खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि जलवायु प्रत्यास्थता पहल इत्यादि के सहयोग से किसानों एवं पटधारियों की क्षमता को बढ़ाना। फिर वाटरशेड प्रबंधन है, रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये सभी का मतलब संकलित रूप से प्रयोग। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान क्या है? PM आशा। PM आशा एक बार आया था तो लोग हेल्थ के बारे में इसको लिख के आ गए थे कि जो PM आशा है ना, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो ये वाली आशा नहीं है, ये PM आशा जो है आय संरक्षण अभियान है। किसानों के उत्पादन का लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, देखिए आय हो रही है, किसानों का उत्पादन हो रहा है तो उसको मूल्य भी मिले ना, तो लाभप्रद मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए PM आशा की शुरुआत की थी। अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये याद रखना है, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है आशा, PM आशा, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की शुरुआत की गई है। किसानों की आय के संरक्षण की दिशा में उठाए गए कदम के माध्यम से उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य से प्राप्त कम राशि की भरपाई अब सरकार करेगी। तो PM आशा के अंतर्गत किसानों से अन्न खरीदने के लिए निम्न 3 योजनाओं को सम्मिलित किया गया। कौन कौन सी योजना? देखिए, मूल्य समर्थन योजना, इसके अंतर्गत दलहन, तिलहन, गरी, जो गरी होती है सहित तमाम फसलों की सीधी खरीद केंद्र की एजेंसियों के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी और खरीद खर्च की भरपाई में जो हानि होगी 25% वहन करेगी शासन। मूल्य न्यूनता भुगतान योजना, इसमें तिलहन फसलें आएंगी जिसमें MSP निर्धारण किया जा चुका है। भावांतर भुगतान योजना, निजी खरीद स्टॉकिस्ट पायलट योजना, इसके अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य सरकार के MSP से फसल का दाम कम होने की स्थिति में कुछ जो निजी कंपनियां हैं उनको दिया जाएगा। उड़ीसा की आजीविका आय बढ़ाने के लिए देखिए कृषक सहायता, ये स्टेट ओरिएंटेड है। तेलंगाना में क्या किया गया? झारखंड में कृषि आशीर्वाद योजना किया गया है ना। कृषि गणना, देखिए एग्रीकल्चर सेंसस जो कि हर 5 साल में की जाती है, कृषि गणना प्रत्येक 5 साल में। तो कृषि क्षेत्र में भूधारित के संरचनात्मक पहलुओं के आंकड़े जुटाने के लिए किया जाता है। इसमें ऑपरेटिंग होल्डिंग्स, कितनी परिचालन जोतें हैं और परिचालन जोतों में सर्वाधिक परिचालन कहाँ हो रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र, सब में। फिर जोत का प्रतिशत वृद्धि वाला कौन सा राज्य है, कहाँ पे जोत में प्रतिशत वृद्धि हुई है, परिचालन के बारे में सर्वाधिक गिरावट कहाँ हुआ है, ये सब इसमें बताया जाता है। और औसत आकार कहाँ है, औसत आकार वो भी है इसमें। तो इसके बारे में फिर खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम खाद्य का उत्पादन करते हैं लेकिन अगर प्रोसेसिंग में नहीं करेंगे तो मानव या पशुओं के उपभोग के लिए कच्चे संगठनों का जो खाद्य पदार्थों में बदलने या खाद्य पदार्थों को अन्य रूपों में बदलने के लिए प्रयुक्त विधि एवं तकनीक का ये सेट है। तो डेयरी उत्पाद, देखिए दूध, फल, सब्जियों का प्रसंस्करण, पैकेट बंद भोजन तथा पेय पदार्थ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इसके तहत खाद्य पदार्थों का संरक्षण भी शामिल है। फूड प्रोसेसिंग मतलब जो कच्चा फल है, कच्चा भोजन या पेय पदार्थ है, उसको हम पैकेट बंद करके प्रसंस्कृत कर रहे हैं और लंबे समय तक उपयोग के लिए संरक्षित कर रहे हैं। तो जो भी प्रयोग करने वाली खाद्य पदार्थ हैं उनको बदलना और खाद्य पदार्थों को अन्य रूप में तकनीकी रूप से संस्कृत करना, ये है खाद्य प्रसंस्करण। तो इसमें उत्पादन, वृद्धि, खपत, निर्यात के मामले में मेक इन इंडिया देखिए एक पहल है। इसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा प्राथमिक दर्जा प्राप्त है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निर्यात उन्मुख है। फिर आते हैं खाद्य प्रसंस्करण के प्रकार, प्राथमिक प्रसंस्करण, द्वितीयक और तृतीयक।
तो प्राइमरी में क्या करते हैं, सफाई करते हैं, ग्रेडिंग, छटाई, पैकेजिंग, रिफाइनिंग। द्वितीय में क्या करते हैं, द्वितीय में भौतिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है, जैसे कि मशीन, बिजली, पूंजी का इस्तेमाल इसमें होता है। गेहूं को जैसे कि आटे में बदलना, मांस के उत्पादनों का प्रसंस्करण, कॉफ़ी के बीज से कॉफ़ी पाउडर तैयार करना और इसको डिब्बों, कनस्तर या फिर अन्य पैकिंग वाले में इसको भर देना। तो द्वितीय हो गया। तृतीय में देखिए कृषि पशु उत्पादों का तुरंत खाने की स्थिति में इसको बनाया जाता है। फल सब्जियों का जूस हो गया, मुरब्बा हो गया, जैम, सॉस, अन्य बेकरी के उत्पाद तृतीय प्रसंस्करण में आते हैं। तो पहले में हम मौलिक कार्य कर लिए, सफाई, ग्रेडिंग, छटाई। द्वितीय में उसके गुणों को परिवर्तित कर लिए, जैसे गेहूं को आटे में बदल दिया, मांस को उत्पादों का प्रसंस्करण कर दिया, कॉफ़ी के पाउडर को बीज में बदल दिए। और तीसरे वाले में हम इसको क्या करते हैं, फल सब्जी, जूस, मुरब्बा, जैम ये सब में बना देते हैं। तो प्राचीन प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ क्या है देखिए, इसमें फल सब्जी, डिब्बा बंद दूध, बिना ब्रांड वाले खाने, तेल, मिल से निकला हुआ, चावल, आटा, कॉफ़ी, दाल, मसाले ये सब होते हैं। मूल्य संवर्धित यानी वैल्यू एडेड में देखेंगे तो जूस, जैम, मुरब्बा, अचार, घी, पनीर, मक्खन, प्रसंस्कृत पोल्ट्री ये सब होता है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का परिदृश्य, उद्योग और कृषि के बीच में मजबूत संबंधों, अंतर क्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए इसका अधिक महत्व होता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अवस्थिति, कच्चे माल की उपलब्धता। देखिए कच्चे माल की उपलब्धता, शीघ्र ही नष्ट होने वाले जो कच्चे माल होते हैं उनको हम क्या करते हैं, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में अधिक लाभकारी बना देते हैं। खाद्यान्न की बर्बादी को हम कम करने के लिए प्रयास करते हैं। तो कच्चे माल की उपलब्धता, प्रसंस्कृत उत्पाद के परिमाण अथवा मात्रा। अगर कच्चे माल एवं प्रसंस्कृत उत्पाद के परिमाण अथवा मात्रा में विशेष अंतर नहीं होता है तो निवेशकों को खाद्य प्रसंस्कृत उद्योगों की भौगोलिक अवस्थिति के चयन में अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता होती है। तो परिवहन लागत में दबाव बढ़ने की संभावना रहेगी, परिमाण और मात्रा इसलिए जरूरी है। बेहतर भंडारण एवं परिवहन सुविधाएं, देखिए बेहतर भंडारण, परिवहन होना चाहिए, फिर बाजार तक पहुंच होना चाहिए। लागत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की भौगोलिक अवस्थिति में निर्णायक भूमिका रहती है। प्रचुर मात्रा में सस्ते श्रम की उपलब्धता और अपेक्षाकृत कम कीमत पर जमीन की उपलब्धता की दृष्टि से शहरों की तुलना में गांव अधिक उपयुक्त होते हैं। तो शहरों की तुलना में गांव अधिक उपयुक्त होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर मिल जाता है, विकसित परिवहन व्यवस्था, अपेक्षाकृत कुशल श्रमिकों की उपलब्धता, निकट में बाजार और बेहतर वित्तीय ढांचे के कारण निवेशकों का झुकाव शहरों की तरफ कहीं ज्यादा है। तो खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग का लाभ क्या होता है, रोजगार के देखिए नए नए अवसर सृजन होते हैं, रोजगार होता है। फिर एक सेतु के समान कार्य करता है ये खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण क्षेत्रों से निकट रहता है, ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है इसके कारण, ठीक है। काफी समय तक हम उत्पाद को संरक्षित रख सकते हैं, उसको बेहतर और ज्यादा उसका मूल्य हमको मिलेगा। और चावल और दालों पर मिलने से फसल की विविधीकरण नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग फल, सब्जी, मांस, पोल्ट्री इत्यादि के उत्पादन के बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करता है, उनकी आय में वृद्धि करता है, गुणवत्ता और पोषण स्तर भी बढ़ाता है, कुपोषण की समस्या का समाधान किया जा सकता है, किसानों को अतिरिक्त उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करके उसके आय में वृद्धि की जा सकती है, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है, ठीक है। खाद्य की फसल की बर्बादी को भी रोका जा सकता है। तो इस तरीके से इसका काफी ज्यादा महत्व है। अब देखिए चुनौतियां क्या है, चुनौतियां यहाँ पे हम देखते हैं फोटो में। एक तो है आपूर्ति श्रृंखला अवसर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, तो प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण सुविधाओं की कमी है। फिर नवाचार की भी कमी है, नवाचार, उत्पादन और प्रसंस्करण के बीच अपर्याप्त संबंध है, मतलब प्रसंस्करण योग्य किस्मों की कमी है, किस्में यहाँ पे कम है प्रसंस्करण योग्य। और क्या है, गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पे अपर्याप्त ध्यान, आपूर्ति श्रृंखला संस्थागत अंतर है, प्रचालन मौसम अनुरूप होना और कम क्षमता प्रयोग। इतना कठिन शब्द लिख देता है कभी कभी कि मतलब याद करना मुश्किल हो जाता है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अगर हम शॉर्ट में देखें तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, आपूर्ति श्रृंखला, मांग आपूर्ति जो श्रृंखला होती है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर अंतर है उसमें। फिर किस्मों की कमी है जिसका हमको प्रसंस्करण करना, इनोवेशन की कमी है, नवाचार की कमी है, और गुणवत्ता मतलब क्वालिटी और सुरक्षा मानकों पर अपर्याप्त ध्यान। किसी चीज़ की पैकेजिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग में लिखा रहता है ना इतने दिनों तक इसका प्रयोग किया जाता है, और FSSAI का नाम दिया रहता है, मैग्नीफाइंग डेट दिया रहता है, कब तक इसका प्रयोग किया जाता है, कैसे उपयोग करना है। तो उसके सुरक्षा मानक, अगर आप किसी चीज़ को पैक कर रहे हैं और उसका सुरक्षा मानक नहीं बनाएंगे तो वो हमारे लिए और हार्मफुल हो सकता है। तो इसकी कमी है। और प्रचालन मौसम अनुरूप होना और कम क्षमता प्रयोग, आपूर्ति श्रृंखला संस्थागत अंतर है। तो इस तरीके से ये अंतर यहाँ पे हमको परेशानियां मतलब चुनौतियां जो है वो दिखाई देते हैं। स्ट्रेंथ देखिए, स्ट्रेंथ क्या है, इसका स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्वॉट एनालिसिस में सामर्थ्य, स्ट्रेंथ क्या है इसकी, स्वॉट में S फॉर क्या होता है स्ट्रेंथ, W फॉर क्या होता है वीकनेस होता है, ठीक है, वीकनेस होता है, O फॉर अपॉर्चुनिटी होता है, T फॉर थ्रेट्स होता है। स्वॉट एनालिसिस अगर हम किसी चीज़ का करते हैं मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में देखते हैं
तो स्ट्रेंथ है कि कच्चे माल की हमारे पास पर्याप्त उपलब्धता है, हम लोग कृषि प्रधान देश हैं, पशुधन भी है, श्रम भी है, पहुंच भी है और शहरी ग्रामीण क्षेत्र का जुड़ाव भी है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रेंथ, हम कर सकते हैं। ठीक, वीकनेस क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फंड नहीं है, एफएफ वाला इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फंड नहीं है, पूंजी नहीं है, क्षमता नहीं है, फंक्शनरीज नहीं है, गुणवत्ता क्वालिटी हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं, नवाचार इनोवेशन नहीं है, पर्याप्त भंडारण क्षमता का अभाव है, बेहतर परिवहन सुविधाओं का अभाव है। तो स्ट्रेंथ हो गया, वीकनेस हो गया। अवसर क्या है? अपॉर्चुनिटीज, विस्तृत उपभोक्ता बाजार, अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या बहुत बड़ा बाजार है। पर्याप्त भाग में कच्चे माल की उपलब्धता है, बढ़ता शहरीकरण, जीवन शैली और महत्वाकांक्षाएं, प्रयोज्य आय में वृद्धि, जनसांख्यिकी संरचना में बदलाव, व्यापक रोजगार और अवसरों का सृजन। तो रोजगार के अवसरों का सृजन कर सकते हैं, शहरीकरण बढ़ रहा है, जीवन शैली महत्वाकांक्षाएं, इसमें हमको हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। और विस्तृत उपभोक्ता बाजार, चुनौतियां क्या हैं? चुनौती में वही है प्रतिस्पर्धा, पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक तो हमको अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ क्या करना पड़ रहा है? प्रतिस्पर्धा करना है, वो लोग ज्यादा समृद्ध हैं। कुशल और प्रशिक्षित मानव संसाधन का अभाव है, मानव तो है लेकिन ये कुशल नहीं है, कुशल मानव संसाधन नहीं है। नवाचार अनुसंधान की कमी है, ऋण शाख, असंगठित खुदरा बाजार, परिवहन सुविधा का अभाव, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज का बेहतर न होना, गुणवत्ता सुरक्षा मानकों पर अपर्याप्त ध्यान देना, ये सब इसके थ्रेट्स हैं। तो स्वॉट एनालिसिस हम लोगों ने ऐसा कर लिया। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए सुझाव क्या दिया गया है? तो सुझाव में खाद्य प्रसंस्करण को उन्नत उद्योगों की श्रेणी में रखना, जैसे कि डेयरी उद्योग में इसको श्वेत क्रांति काफी योगदान दिया, तो उद्योग के रूप में इसको मान्यता देनी चाहिए। फिर मॉडल कृषि उत्पाद प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए, मॉडल के रूप में। फिर गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों का ध्यान देना चाहिए इसको, गुणवत्ता और मापदंड सुरक्षा, संस्थागत वित्त को बढ़ावा देना, ऋण उपलब्ध करने के लिए ये सब करना पड़ेगा, क्षमता निर्माण वृद्धि, नवाचार शोध अनुसंधान को बढ़ावा देना, बाजार को विनियमित करना, निर्यात को बढ़ावा देना, सब्सिडी करों रियायत छूट देना, अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, मेगा फूड पार्क मॉडल को बढ़ावा देना। आई मेगा फूड पार्क होता क्या है? तो भारत सरकार के द्वारा जो मेगा फूड पार्क बनाए गए हैं उनको और अधिक बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। किसी क्षेत्र विशेष पर उत्पादित किसी विशिष्ट कृषि उत्पाद के अनुरूप हो, वहाँ उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए, वहाँ पे उद्योग का हमको विकास करना है। आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन में देखिए, चेन मैनेजमेंट इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। तो चेन मैनेजमेंट आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के अंतर्गत कच्चे माल को तैयार उत्पाद तक उपभोक्ता तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया अथवा श्रृंखला शामिल होती है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के अंतर्गत कच्चे माल को आपूर्तिकर्ता अर्थात किसान, खाद्य प्रसंस्करणकर्ता अर्थात कंपनी और खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों के भंडारणकर्ता, विपणनकर्ता, यहाँ तक इसमें ये सब शामिल होते हैं। तो इसमें देखिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रूप में इसको देखा जा सकता है। इसमें ग्रेडिंग, छटाई, पैकिंग इत्यादि ये सब कदम होते हैं। तो विभिन्न स्तरों को देखिए चार्ट के रूप में बताया है कि इनपुट्स आए, उत्पादन हुआ, अधिप्राप्ति एवं भंडारण, फिर इसका किया प्राथमिक प्रसंस्करण, फिर दूसरे चरण का प्रसंस्करण, फिर खुदरा व्यापार। तो प्राथमिक, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों में क्या क्या होता है उसके बारे में बताया है। ऊपर से नीचे की अपेक्षा, अपस्ट्रीम एंड डाउनवर्ड्स रिक्वायरमेंट्स। तो ऊपर की अपेक्षाएं क्या है? ऊपर की अपेक्षाएं कच्चे माल की खोज करना, आपूर्ति करना, वहां तक पहुंच पाए। तो कच्चे माल तक पहुंच, आधुनिक निष्कर्षण तकनीक, किसानों के साथ अच्छा जुड़ाव, अनाज, मांस, मछली के लिए भंडारण, गुणवत्ता परीक्षण सुविधाएं और परिवहन सुविधाएं। नीचे डाउन स्ट्रीम की क्या रिक्वायरमेंट्स है? तो उनकी है कि नीचे की अपेक्षाओं में उत्पादक कंपनी के द्वारा प्राप्त कच्चे माल को प्रसंस्कृत कर उत्पादन प्रक्रिया से गुजार कर प्राप्त तैयार उत्पाद को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया अथवा चरण शामिल होते हैं। कच्चे माल से लेकर के वहां तक पहुंचाना उपभोक्ताओं तक। तो परिवहन सुविधाओं के माध्यम से वितरण, भंडारण, ये सब यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे आधुनिक प्रसंस्करण एवं उत्पादन तकनीक, गुणवत्ता परीक्षण सुविधाएं, भंडार गृह की सुविधाएं, अच्छी परिवहन सुविधाएं, कुशल वितरण प्रणाली अर्थात थोक एवं खुदरा विक्रेता, ये सब उपलब्ध कराना। तो एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन, मतलब कि जो खंडित आपूर्ति श्रृंखला है ना, इसकी बाधा को दूर करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, संविदा खेती जिसको कहा जाता है। इसे प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया जा सकता है, कंपनियां किसानों से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। संविदा खेती को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देखिए 100% एफडीआई की अनुमति है इस क्षेत्र में, 100% एफडीआई की अनुमति है। ई कॉमर्स से भारत के निर्मित उत्पादित खाद्य उत्पादों के संबंध में व्यापार के मामले में 100% एफडीआई। मेगा फूड पार्क अभी हम देख रहे थे कि क्या होता है मेगा फूड पार्क। तो मुख्यतः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2008 में शुरू किया गया था, याद रखना है 2008 में शुरू किया गया था। तो इसमें उसका उद्देश्य होता है किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा व्यापारियों को एक साथ लाकर
कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए तंत्र उपलब्ध कराना, ताकि कृषि उत्पादन में मूल्य वृद्धि अधिकतम हो सके, कृषि उत्पादों में बर्बादी को कम कर सके, मूल्य वृद्धि अधिकतम हो सके, बर्बादी न्यूनतम हो सके, कृषि उत्पादों की बर्बादी को न्यूनतम किया जा सकता है और किसानों की आय में क्या हो सके, मैक्सिमम वृद्धि हो सके। तो मेगा फूड पार्क स्कीम क्लस्टर दृष्टिकोण पर आधारित है तथा इसमें सहायक अवसंरचना और सुपरिभाषित कृषि बागवानी प्रसंस्करण की परिकल्पना की गई है। भारत देखिए फल और सब्जी का भी क्या है, बहुत बड़ा उत्पादन है और 2% का ही केवल हम क्या करते हैं, प्रसंस्करण करते हैं, बाकी सब लॉस हो जाता है, संरक्षित नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में हमको मेगा फूड पार्क को बढ़ावा देना चाहिए। तो मेगा फूड पार्क 2008 में शुरू हुआ था, प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा व्यापारियों को एक साथ लाना है, कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना। यह हमको मेगा फूड पार्क के बारे में याद रखना है। कृषि उत्पादों की बर्बादी को हम कम से कम कर सके। तो फल और सब्जी का उत्पादन हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2% का ही प्रसंस्करण कर रहे हैं, बहुत ही दुखद बात है। तो हमारे पास 50,000 करोड़ के भी अनाज फल सब्जी बर्बाद हो जा रहा है और उनको हम संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। तो 41 मेगा फूड पार्क का देखिए शासन ने केंद्र सरकार के द्वारा परिकल्पित किया गया था 2022 तक। 41 मेगा फूड पार्क और 23 मेगा फूड पार्क परिचालन में है, हर स्टेट में है मेगा फूड पार्क। तो इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य देखिए सबको एक साथ लाना है, किसान को, प्रसंस्करणकर्ताओं को और खुदरा विक्रेताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना है, ताकि सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। फिर बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र उपलब्ध करा दिया। मूल्यवर्धन को अधिकतम मैक्सिमम करना है हमको लाभ, फसल बर्बादी को न्यूनतम करना है, किसानों की आय को बढ़ाना है, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार तो कितना सारा आ गया। इसमें मूल्य भी बढ़ रहा है, मूल्य संवर्धन हो रहा है, फसल बर्बादी कम हो रही है, आय में वृद्धि हो रही है और रोजगारों का अवसर मिल रहा है। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए कृषि बागवानी जोन में अत्याधुनिक सहायक अवसंरचना उपलब्ध कराना। तो व्यक्तिगत इकाइयों की लागत को कम करने में मदद होती है और उन्हें अधिक व्यवहार्य बनाया जाता है। प्राथमिक प्रसंस्करण और भंडारण के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। फिर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 देखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट की इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, खाद्य संरक्षण तथा मानकों के से संबद्ध सभी मामले बहुस्तरीय बहुविभागीय नियंत्रण से हटकर एक एकल नियंत्रण स्थापना करना। तो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, फल उत्पाद आदेश, मांस खाद्य उत्पाद आदेश, वनस्पति तेल उत्पाद, मतलब जितने भी थे ना फूड से रिलेटेड जितने भी नियम अधिनियम थे, दुग्ध से रिलेटेड या फिर बिचौलियों से रिलेटेड या तेल से रिलेटेड, सभी को एक साथ प्लेटफॉर्म पे ला करके हमने एक जगह कर दिया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भी बनाया गया है। देखिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को गति देने के लिए 1988 में इस उद्योग की स्थापना की गई। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य वही है मूल्यवर्धन, बेहतर उपयोग करो, उसका मूल्यवर्धन करो, भंडारण परिवहन प्रसंस्करण हेतु आवश्यक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उस पर डेवलप करना, नई नई टेक्नोलॉजी, उन्नत पैकिंग हेतु R&D टेक्नोलॉजी, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नीतिगत सहायता देना, क्षमता को बढ़ावा देना और निर्यात का संवर्धन करना। मंत्रालय का कार्य क्या है, नीतिगत सहायता, ऐसे डिसीजन मेकिंग या नीतिगत पहले हो कि हमको जो है इससे लाभ मिल सके। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया है कि लाइसेंस के दायरे से बाहर जो भी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ है उसमें छूट देने, अल्कोहल युक्त पेय, ये सब को छोड़ करके जितने भी हैं उनमें 100% विदेशी इक्विटी हेतु अनुमोदन करने और स्वदेशी खाद्य उत्पादों के संबंध में ई-कॉमर्स व्यापार हेतु अनुमोदित 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए पहल करता है। तो नियम जो बनाए जाते हैं, नीतिगत सहायता की जाती है, उसको अनुकूल वातावरण देना, उसको बढ़ावा देना, इसलिए है विकासात्मक पहले, प्रोत्साहन संबंधी पहले। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI देखेंगे, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर FSSAI लिखा रहता है। तो भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम जो होता है, खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम जो 2006 बनाया गया था, उसी में 2008 में FSSAI की स्थापना हुई, FSSAI की, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। तो जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसकी शुद्धता को जांचने के उद्देश्य से मेनली इसका किया गया दिशा निर्देश से संबद्ध कार्य। दिशा निर्देश के पालन देश में किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है ये चेक करता है। प्रमाणन इसको सर्टिफाई करता है, ठीक है, कि जांच को सुनिश्चित करता है, गुणवत्ता का निर्धारण करता है, वैज्ञानिक सलाह देने का कार्य करता है, तकनीकी सलाह, आंकड़ों के संग्रहण से संबंधित कार्य करता है, आंकड़ों का संग्रहण की खाद्य में कितना संदूषक है, अपशिष्ट है कि नहीं, ये सब तकनीकी मानकों के विकास से संबद्ध कार्य, सूचना नेटवर्क निर्माण से संबंधित कार्य, सूचना नेटवर्क जैसे आम उपभोक्ता है, पंचायत है, तो यहाँ तक सूचना नेटवर्क तैयार करना, प्रशिक्षण संबंधी कार्य, ये सब करता है। फिर देखिए नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की शुरुआत जो है वो
खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में की गई थी। इसमें उसका आधुनिकीकरण करना, कोल्ड चेन का विकास करना, मेगा फूड पार्कों की स्थापना करना, बूचड़ खानों का आधुनिकीकरण को पूरा करने का कार्य सब किया रखा गया है। इससे क्या होगा? कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, खाद्य प्रसंस्करण की क्षमता वृद्धि करना, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाना है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्या है? किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है हमारा, इसमें एक व्यापक पैकेज होता है जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर के खुदरा बिक्री केंद्रों तक एक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। किसानों की आय को दोगुनी करना है, उसको बेहतर मूल्य दिलाना है। प्रभाव क्या होगा इसका? प्रभाव खाद्य प्रसंस्करण को व्यापक बढ़ावा मिलेगा, खुदरा दुकान तक प्रभावी प्रबंधन हो पाएगा, आमदनी दोगुना होगा, प्रसंस्करण स्तर बढ़ेगा, उचित मूल्य पर सुरक्षित और सुविधाजनक हमको प्रसंस्कृत खाद्यान्न मिल पाएगा और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। खाद्य पदार्थों की बर्बादी भी कम होगी। इसके अंतर्गत जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है अंतर्गत स्कीमें कौन कौन सी हैं? तो मेगा फूड पार्क है, इसी में आता है, कोल्ड चेन इसी में आता है, खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन विस्तार भी इसी में आता है, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर्स अवसंरचना, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज का सृजन, खाद्य संरक्षण गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना और मानव संसाधन एवं संस्थान, ये सब इसी में आते हैं। इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर इसमें दिए गए हैं, चाहे तो इसको पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन इसमें टिक भी लगा हुआ है आंसर में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी प्रारंभिक परीक्षा के लिए। देखिए क्वेश्चन है, इसको आराम से देख करके टिक आप देख सकते हैं। साथ ही इसमें मेंस के भी कुछ क्वेश्चन का पैटर्न दिया हुआ है इस चैप्टर का। तो काफी लंबा चैप्टर था। कृषि वैसे भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अभ्यास प्रश्न देखिए मुख्य परीक्षा के लिए किस किस तरह के प्रश्न आते हैं, इससे यहाँ से अनुमान लगाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये 40 से 42 पेज का चैप्टर था। ठीक है, काफ़ी लंबा चैप्टर था ये और यहाँ पे कंप्लीट होता है। कृषि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ के रिवाइज करके और क्वेश्चंस करके हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।